हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फिर डियर हम हमारे रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम आपके साथ दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने वाले हैं। और साहब ये जो रिवीजन वीडियोस हैं डियर, ये सीएमए फाइनल के लिए भी एप्लीकेबल हैं। तो जो बच्चे सीएमए फाइनल के हैं वो भी इस वाले वीडियोस को जरूर से देखें, इन वाले वीडियोस को जरूर से देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अच्छा, तो फिर आज की क्लास में डियर जो हम आपके साथ रिवाइज करेंगे, सबसे पहले हम आपके साथ रिवाइज करेंगे डिविडेंड एंड डीम्ड डिविडेंड। देन हम आपके साथ रिवाइज करेंगे लिक्विडेशन, बायबैक और फाइनली हम आपके साथ रिवाइज करेंगे गिफ्ट। फाइनली हम आपके साथ रिवाइज करेंगे सेक्शन 10 56 टू 10 का गिफ्ट। अच्छा, 56 टू 7 भी साहब इंजल टैक्सेशन वो हट गया है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर वो सिलेबस का पार्ट होता तो उसको रिवाइज करने में कम से कम 40-45 मिनट उसे अकेले रिवाइज करने में लग जाते। बट चलें, इट इज गुड कि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम आपके साथ रिवाइज करेंगे डाटा है डिविडेंड एंड डीम्ड डिविडेंड। डिफरेंस आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ मतलब डिविडेंड का जो मीनिंग है उसमें जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करूंगा मतलब बैकग्राउंड के बारे में कि ये जो इतना अगर आप देखेंगे तो फिर इस तरीके का प्रोविजन जो आज हमें जो पढ़ना पड़ रहा है वो इस तरीके का क्यों है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिविडेंड। मान लीजिए सर मैंने ना किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए। लेट्स से शेयर्स का जो फेस वैल्यू है मान लीजिए ये है ₹10 और इसका जो मार्केट वैल्यू है मान लीजिए इट इज ₹100। अच्छा, तो मैंने ना 100 रुपए दिए और कंपनी का एक शेयर मैंने लेट से परचेज कर लिया। अच्छा, तो मैं कंपनी का क्या बन गया, शेयर होल्डर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेट से इक्विटी शेयर होल्डर की। अच्छा, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं साहब, जो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ये अल्टीमेटली कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। ये अल्टीमेटली कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जिसके पास जितने ज्यादा इक्विटी शेयर होंगे, अगर आपके पास किसी भी कंपनी के 50% प्लस इक्विटी शेयर हैं, आप अपना वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना एमडी वगैरह लगा सकते हैं, तो आप अल्टीमेटली उस कंपनी के ओनर बन गए। ठीक बात है। अच्छा, तो बीइंग अ शेयर होल्डर मैंने कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए और चूंकि मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो कंपनी मुझे रिवॉर्ड करती है। कंपनी मुझे रिवॉर्ड करती है और कंपनी मुझे जो रिवॉर्ड करती है इसके लिए कंपनी यूजुअली क्या पे करती है, मुझे पे करती है कंपनी डिविडेंड। कंपनी क्या पे करती है मुझे, डिविडेंड। अच्छा, तो लेट्स से कंपनी ने ना 20% के डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया, 20% का डिविडेंड। और साहब इंडिया में जो भी मतलब डिविडेंड होता है वो होता है इन कंसिडरेशन टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है, ₹10। इसका 20%, इसका मतलब ₹2। तो मुझे ना ₹2 मुझे कैश में जो है मुझे उस कंपनी से मिल जाएंगे डिविडेंड। क्योंकि आई एम अल्टीमेटली द ओनर ऑफ द कंपनी, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू रिवॉर्ड मी। ठीक बात है। अच्छा, सो इट इज द नॉर्मल मीनिंग ऑफ द टर्म डिविडेंड। तो साहब ये है कंपनी, तो ये है नॉर्मल मीनिंग किसका, डिविडेंड का, जहां पे आप अपने शेयर होल्डर्स को कैश दे देते हो। कैश मतलब कैश ही ना समझे, मतलब मनी दे देते हो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक बात है। अच्छा, पर अल्टीमेटली 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 ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, अपने ओनर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना। अच्छा, बट ये देखा गया ओवर द पीरियड क्या हुआ कि कंपनी ने ना कैश के अलावा और भी तरीकों से अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना शुरू किया। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने डियर कैश के अलावा इंस्टेड ऑफ गिविंग द कैश एज डिविडेंड, कंपनी ने बाकी कुछ और वेज निकाले और जिसके थ्रू अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना शुरू किया। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैश के अलावा कोई और एसेट दे दे। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैश के अलावा कोई और एसेट दे दे, फॉर एग्जांपल लैंड दे दे या प्लांट दे दे, मशीनरी दे दे, कार वगैरह गिफ्ट कर दे, फ्लैट्स दे दे वगैरह वगैरह। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना। क्योंकि इट इज द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हु आर अल्टीमेटली द ओनर्स ऑफ द कंपनी। और कंपनी के पास जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं इसका अल्टीमेट ओनर कौन होता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स। मतलब जब भी मैं शेयर होल्डर्स बोलूं साहब, आपको इक्विटी शेयर होल्डर समझना है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं ये शेयर होल्डर्स को पहुंचाए जाए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहुंचाए जाए। और इसके लिए सबसे बेसिक हम कह सकते हैं टूल क्या होता था कि शेयर होल्डर्स को साहब कैश के फॉर्म में डिविडेंड दे दो। तो सो इट यूज्ड टू बी द मोस्ट बेसिक टूल। पर जैसे जैसे चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, हमने देखा कि अलग अलग तरीकों से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर रही है। कैश में डिविडेंड देना ये तो आज भी प्रचलन में है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ये हट गया, ये आज भी चल रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से मेथड्स हैं जो कंपनी यूज करती है टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स। तो जैसे कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैश के अलावा और कोई एसेट दे दे, कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई एसेट ना दे,
अपनी कोई डेट मतलब उनसे कोई डेट ऑब्लिगेशन ले ले, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी अपने बॉन्ड्स दे दे, डिवेंचर्स दे दे, और वो शेयर होल्डर्स को मान लीजिए कि किसी मतलब कंपनी ने 1,000 रुपए के बॉन्ड अपने शेयर होल्डर को दे दिए, तो अगर कंपनी अगर 1,000 रुपए के बॉन्ड अपने शेयर होल्डर को दे देती है तो इससे मतलब शेयर होल्डर को क्या फायदा होगा, शेयर होल्डर को साहब एनुअली उस बॉन्ड से इंटरेस्ट आएगा, और बाद में जब वो बॉन्ड का टाइम पूरा हो जाएगा तो उसकी शेयर होल्डर को क्या मिलेगी, रिडम्पशन वैल्यू। तो अल्टीमेटली इट इज आल्सो द टूल टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर। क्या मेरी बात समझ पाए? अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करना। तो हमने क्या देखा कि आप कैश के फॉर्म में आप शेयर होल्डर को रिवॉर्ड कर सकते हैं, आप एसेट्स अदर देन कैश के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकते हैं, आप अपनी कोई लाइबिलिटी अज्यूम करवा सकते हैं शेयर होल्डर को, जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या टूल्स थे, कंपनी अपने आप को लिक्विडेट कर दे और अपने सारे के सारे एसेट्स अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। कंपनी अपने कैपिटल का रिडक्शन कर दे और कैपिटल का रिडक्शन करके एसेट्स को अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लोन देना शुरू कर दे, एडवांसेस देने शुरू कर दे। सो दीज आर ऑल द टूल्स और मेथड्स टू अल्टीमेटली व्हाट, रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स। ये सारे के सारे क्या हैं, टूल्स है साहब शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के। तो हमने क्या देखा कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ कैश के डिविडेंड को कंसिडर करेंगे तब तो इससे फिर काम नहीं होगा, इससे तो फिर जो है वो टैक्स इवेजन की घटनाएं सामने आएंगी। तो हमने देखा कि साहब फिर हमें मतलब डिविडेंड के मीनिंग को सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में पे किए गए डिविडेंड तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द कैश डिविडेंड there are numerous other tools, numerous other ways through which the company can reward its shareholders। और ये सारे के सारी चीजें, ये सारे के सारे टूल्स जिसके थ्रू कंपनी अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड कर सकती है, वो सारे के सारे क्या जो है वो डिविडेंड के मीनिंग में शामिल हो जाएंगे। आर यू गाइस गेटिंग? इसलिए अगर आप देखेंगे साहब, तो अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 222 इतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि ब्रॉड सेक्शन है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कोई भी एसेट देती है कैश या अदर कैश एसेट देती है, तो इसे भी हम मानते हैं डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 222A। अगर कंपनी अपनी कोई लाइबिलिटी अज्यूम करवाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी अपने शेयर होल्डर को अपने कोई बॉन्ड वगैरह अगर इशू करती है, तो इसे भी हम डीम्ड डिविडेंड मानते हैं इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 222B। अगर कंपनी खुद का लिक्विडेशन करा के अपने शेयर होल्डर्स को एसेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इसे भी हम डीम्ड डिविडेंड मानते हैं इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 222C। अगर कंपनी कैपिटल रिडक्शन करके अगर कोई पेमेंट करती है टू द शेयर होल्डर, अगेन हम इसे डीम्ड डिविडेंड मानते हैं अंडर सेक्शन 222D। और अगर कंपनी अगर कोई लोन या फिर एडवांस देती है, बट ये अप्लाई करता है सिर्फ और सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनीज के लिए, तो इसे भी हम मानते हैं डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E। और अब एक नया ऐड हो गया साहब कि अगर कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक करती है, तो बायबैक के लिए जो भी वो अमाउंट पे करती है, वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर के लिए डीम्ड डिविडेंड कंसिडर किया जाता है अंडर सेक्शन 222F। तो अगर कंपनी अगर बायबैक के नाम का अगर कोई भी पैसा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, बायबैक के बारे में भी आज हम इस वाली रिवीजन में बात करेंगे। सो आई होप आपको बात साहब मतलब समझ आ रही है कि अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 222 इतना एक्सपेंडेड क्यों है, बिकॉज आज के समय सिर्फ और सिर्फ कैश वो टूल नहीं है जिसके थ्रू आप अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकते हैं। देयर आर न्यूमरस अदर टूल्स, देयर आर न्यूमरस अदर मेथड्स थ्रू व्हिच यू कैन रिवॉर्ड योर शेयर होल्डर्स। ठीक बात है। अच्छा, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। ये जो शेयर होल्डर होता है साहब, ये जो शेयर होल्डर होता है, यही अल्टीमेटली कंपनी का ओनर होता है। और जब भी मैं शेयर होल्डर बोलूं, आपको समझना इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, शेयर होल्डर का कंपनी में राइट क्या होता है? जो भी कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स के होते हैं। ठीक बात। अच्छा, अब साहब जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो कंपनी की बैलेंस शीट में है, वो दो तरीके से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। जो बच्चे अकाउंट्स वगैरह में पढ़ते हैं उनको भी ये बात पता है। क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एज इट इज की तरह से, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब रिजर्व एंड सरप्लस की तरह से वो शो हो सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि कंपनी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर देती है, मींस इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कंपनी ना बोनस शेयर वगैरह इशू कर देती है, ताकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को जो है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। तो इसको हम कहते हैं तो इसे हम नाम देते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कैपिटलाइज्ड। ठीक बात है। तो मतलब एक्यूमुलेटेड मतलब प्रॉफिट्स आपके एज इट इज भी हो सकते हैं, जो कि आपको शो होंगे इन द रिजर्व एंड सरप्लस, और इसको आप जो है वो अपने बुक्स में कैपिटलाइज भी कर सकते हैं बाय इशूइंग बोनस शेयर्स एक्सेट्रा थ्रू दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, अगेन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में कुछ आपके साथ बातें करूंगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर मेन लॉ। अच्छा, तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा।
जो साहब प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको जो है वो प्रायोरिटी में कंसिडर किया जाता है कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। कैसी बातें करती है, बात तो हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं साहब, दे आर एंटाइटल्ड फॉर फिक्स्ड डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी, ये बात भी सही है। अच्छा, तीसरा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर साहब एज इट इज इनको बोनस शेयर वगैरह ये एंटाइटल्ड नहीं होते, दे यूजुअली आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर बोनस शेयर होल्डर, मतलब फॉर बोनस शेयर्स, ठीक बात है। अच्छा, इक्विटी वालों को तो बोनस जो है वो इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, बट प्रेफरेंस वालों को बोनस इट इज अ वेरी अनकॉमन, या इसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ वेरी रेयर प्रैक्टिस। तो अगर प्रेफरेंस को अगर बोनस मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी उसे भी रिवॉर्ड करने की कोशिश कर रही है। ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं कंपनी उसे भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड करने की कोशिश कर रही है। तो प्रेफरेंस वालों को अगर कुछ बोनस मिल रहा है, अगर प्रेफरेंस वालों को अगर कुछ बोनस मिल रहा है, तो वो भी साहब डीम्ड डिविडेंड की तरह से कंसिडर होगा इन द हैंड्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, because preference shareholders are usually not entitled for bonus। और अगर आपको बोनस के फॉर्म में अगर आपको कोई शेयर मिला है तो उस पे भी आपको फिक्स डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा, और उन शेयर्स पे भी आपको उसकी मैच्योरिटी प्रोसीड मिलनी शुरू हो जाएगी, जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड की तरह से कंसिडर होगी। इसलिए जो प्रेफरेंस शेयर्स को साहब जो भी अगर बोनस मिलेगा, hence any bonus issued to the preference shareholders are treated as a deemed dividend। तो सर अगर हम इक्विटी वालों को अगर हम लेट से अगर हम मतलब बोनस शेयर इशू करते हैं, तो अगर आप इक्विटी वालों को साहब अगर आप बोनस शेयर इशू करते हो तो प्री बोनस और पोस्ट बोनस प्राइसेस में रिडक्शन होके थ्योरेटिकली ही सही, क्योंकि जो बच्चे एएफएम पढ़ते हैं, जो बच्चे प्रैक्टिकली थोड़ा सा मार्केट में काम करते हैं, वो हो सकता है कि मेरे इस बात से 100% अग्री ना करें, पर थ्योरेटिकल जो प्राइस होता है साहब पोस्ट बोनस, वो फॉल हो जाता है इस तरीके से ताकि प्री बोनस और मतलब ताकि मतलब बोनस के पहले के शेयर्स और जो आपको शेयर्स मतलब बोनस में जो आपको मिले हैं उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो इक्वली होती है, जो कि आपके पास ओरिजिनल शेयर्स थे उसके बराबर ही होती है। अच्छा, तो मतलब मुद्दे वाली बात क्या है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर कोई शेयर्स अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर कोई बोनस शेयर्स मिलते हैं तो इसे हम डीम्ड डिविडेंड की तरह से कंसीडर करेंगे, बट अगर कोई बोनस इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को मिलता है तो वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता, क्योंकि सब आप खुद से सोचें, अगर मैं इक्विटी वालों को अगर मैं कोई बोनस शेयर इशू कर रहा हूं तो क्या मैं उनको कोई एसेट दे रहा हूं, क्या मैं कोई कैश दे रहा हूं, क्या मैं किसी भी तरीके से उनको रिवॉर्ड कर रहा हूं एज इट इज, नहीं, ठीक बात है। और बोनस इशू होने के बाद उनका जो जो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ जो मतलब शेयर होता है उसकी वैल्यू सेम ही रहती है, इसलिए उनके वेल्थ में कोई चेंज एज सच नहीं आता, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंपनी साहब जब भी लिक्विडेट होती है, जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है, तो आपको पता है जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है तो आपको कुछ लोगों को पे ऑफ करना पड़ता है, और जब आप कुछ लोगों को पे ऑफ करते हैं वो लोग कौन कौन होते हैं, आपको पे ऑफ करना पड़ता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी पेमेंट करना होता है। तो इसका मतलब एट अ टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे ऑफ करना पड़ता है, ठीक बात है। अच्छा, और इसके बाद अगर कुछ बच गया तो जो भी कुछ बच गया वो सारा किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी अपने लिक्विडेशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे ऑफ कर देती है तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए एज सच कोई डीम्ड डिविडेंड नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट होता है लिक्विडेशन में अपना पैसा अपने अमाउंट को रिकवर करना। पर अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ पे करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स चूंकि बाद में सारी चीजों के लिए लाइबल, मतलब बाद में सब कुछ जो बच गया वो सारा इक्विटी वालों का होता है, इसलिए इक्विटी वालों के लिए साहब डीम्ड डिविडेंड भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 222C, जो हम आपके साथ थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक बात है। इसी तरीके से कंपनी जब भी अपने कैपिटल का रिडक्शन करती है, यूजुअली कैपिटल के रिडक्शन को करने के टाइम पे यूजुअली कंपनी प्रेफरेंस अगर उसके पास मतलब बैलेंस शीट में है तो प्रेफरेंस वालों को भी पे ऑफ कर देती है कि ठीक है यार आप भी अपना मतलब पेमेंट ले लें, प्रेफरेंस हमारी बैलेंस शीट से साफ हो जाए, इसके बाद फिर हम इक्विटी वालों को जो भी हमें रिवॉर्ड करना है हम कर देंगे। तो चूंकि प्रेफरेंस का तो राइट होता है कि अपना वो पेमेंट ले लें, इसलिए अगर कैपिटल के रिडक्शन के टाइम पे भी अगर कंपनी प्रेफरेंस वालों को कुछ पे ऑफ करती है, मतलब उनके अमाउंट को अगर कंपनी रिडीम करती है तो वो तो उनका राइट है उनसे मतलब वापस लेने का, तो अगेन उसे डीम्ड डिविडेंड की तरह से कंसिडर नहीं किया जाता। अच्छा, बट हाँ अगर आप इक्विटी वालों को देंगे तो डीम्ड डिविडेंड बन सकता है। तो फिर चलें, फिर सारी बातें हो गई। अच्छा, एक थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले डिविडेंड इनकम साहब इंडिया में टैक्स कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। हमारे देश में डिविडेंड इनकम की टैक्सेबिलिटी को लेके जो हम कह सकते हैं लॉ मेकर्स हैं, दे आर वेरी मच एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ गाइस, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं।
कभी कभी वो क्या करते हैं, डिविडेंड इनकम को कंपनी के हैंड में टैक्स कर देते हैं। कंपनी को बोलते हैं साहब कि जो भी आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वगैरह पे करोगे, आप हमें उस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे दो, और शेयर होल्डर्स के हैंड में वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक बात है। और अब इन्होंने क्या कर दिया, अब ये कह दिया कि कंपनी को किसी भी तरीके का कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना, वो सारा का सारा जो भी मतलब डिविडेंड होगा वो शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्स होगा। सो व्हाट एवर द डिविडेंड द कंपनी इज पेइंग, कंपनी इज नॉट लायबल टू पे डीडीटी, इट इज गोइंग टू बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक बात। अच्छा, डिविडेंड इनकम साहब हमेशा जो है वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्स होता है, तो जो भी मतलब डिविडेंड इनकम है इट इज गोइंग टू बी टैक्स अंडर द हेड आईएफओएस। अच्छा, डिविडेंड इनकम के टैक्सेबिलिटी के लिए आपके पास कोई स्पेशल रेट नहीं है, बहुत ध्यान से, कोई भी स्पेशल रेट नहीं है, तो ये नॉर्मल रेट पे ही टैक्स होता है। अच्छा, अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हैं तो नॉन रेसिडेंट हैं, अगर एक नॉन रेसिडेंट वगैरह हैं तो कुछ प्रकार के जो मतलब डिविडेंड होते हैं वो स्पेशल रेट पे भी टैक्स होते हैं, जो हम आपके साथ एनआर टैक्सेशन में रिवाइज करेंगे। बाकी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो भी डिविडेंड इनकम आपको मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल होती है। चलिए फिर आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं डिविडेंड। सबसे पहले सेक्शन 222A। अच्छा, तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे, any distribution by the company of accumulated profits, whether capitalized or not, if such distribution entails the release by the company to its shareholders of all or any part of the assets of the company, shall be deemed as a dividend। मतलब in very simple language, अगर कंपनी किसी भी तरीके का एसेट, चाहे वो कैश हो चाहे वो अदर देन कैश हो, अगर अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाहे वो शेयर होल्डर इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शेयर होल्डर्स के हैंड में डिविडेंड की तरह से कॉन्स्टिट्यूट होगा। अगर कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कंपनी के पास हो सकते हैं साहब, वो एज इट इज भी हो सकते हैं, या वो हो सकता है कि आपने उस प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया हो, मतलब उस प्रॉफिट के आपने शेयर्स वगैरह इशू करके प्रॉफिट्स को आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ऑफ द accumulated profits whether capitalized or not। ठीक बात है। तो इसका मतलब अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को किसी भी तरीके का कोई भी एसेट अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाहे वो कैश हो चाहे वो नॉन कैश हो, वो हमेशा शेयर होल्डर्स के हैंड में क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A। ठीक बात है। अच्छा सर, एक बात बताओ, अगर लेट्स से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मनी देती है, तब तो ये बात समझ में आ गई। लेट्स से कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कोई लैंड दे दिया, और कंपनी के बुक्स में मान लीजिए इस लैंड की जो बुक वैल्यू है वो है लेट्स से 100 लाख रुपीस, बट इस की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो है लेट्स से 500 लाख रुपए, तो फिर आप डीम्ड डिविडेंड किस अमाउंट पे कंसीडर करोगे? तो साहब एक बहुत ही फेमस केस लॉ है जिसका नाम है CIT वर्सेस सेंट्रल इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1971 सुप्रीम कोर्ट, जहां पे कोर्ट ने बोला था कि अगर आप कोई भी और एसेट अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एट अ टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम आपका डीम्ड डिविडेंड की तरह से कंसीडर करेंगे। तो मेरे साथ साथ देख लें। अच्छा, वेयरइन एसेट्स आर distributed, the market value of such asset on the date of such distribution shall be considered for determining the amount of deemed dividend in the hands of the shareholder, CIT versus Central India Industries Limited Supreme Court। ठीक बात है। अच्छा, बट अगर कंपनी अगर अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर मतलब बोनस शेयर इशू करती है साहब, तो वो डीम्ड डिविडेंड की तरह से इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कंसीडर नहीं किया जाता। बट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर आप बोनस शेयर इशू करते हैं तो वो डीम्ड डिविडेंड बन जाता है अंडर सेक्शन 222B। तो मेरे साथ साथ देखेंगे सेक्शन 222B, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को किसी भी तरीके का कोई भी डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट या किसी भी और फॉर्म में अगर आप उनको दें, वेदर विद और विदाउट इंटरेस्ट, तो वो शेयर होल्डर्स के लिए क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। और अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर आप कोई भी बोनस शेयर इशू करते हैं साहब, तो वो उनके लिए क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। हाँ, अगर आप इक्विटी वालों को अगर आप मतलब बोनस इशू करते हैं तो वो डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा। अगेन आप ये जितनी भी चीजें दे रहे हैं, इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो जो है वो डीम्ड डिविडेंड की तरह से कंसीडर की जाएगी। और ये आपका, अच्छा, to the extent to which company possesses accumulated profits whether capitalized or not। तो अगर आपने अपने बुक्स में accumulated profits को as it is शो किया हुआ है तो वो ले लेना। अगर उसका कोई पोर्शन अगर आपने अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया है तो वो भी हम कंसिडर करेंगे। सर ये प्रैक्टिकली कैसे ऑपरेट करेगा, हम आपके साथ में एक बाद में हम एक मतलब क्वेश्चन भी देखेंगे। अच्छा, आगे आते हैं 222C, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। Any distribution made to a shareholder of a company on its liquidation to the extent it is attributable to the accumulated profits
immediately before its liquidation whether capitalized or not shall be deemed as dividend। अच्छा सर ये अंग्रेजी तो हम भी पढ़ लें, आगे आएंगे। however a distribution made in respect of any share issued for full cash consideration whether the holder of the share is not entitled in the event of the liquidation to participate in the surplus assets। मुद्दे वाली बात क्या, ध्यान दीजिएगा। अच्छा तो ऑल्दो हम आपके साथ इसके बारे में डिटेल में बाद में भी बात करेंगे, बट थोड़ी सी बात समझिए। इन द केस ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन में होता क्या, ध्यान दीजिएगा। व्हाट हैपेंस इन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में क्या होता है साहब, लेट्स से कि मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं, तो इस लिक्विडेशन में क्या होता है, मेरे जो शेयर्स होते हैं उसके बदले कंपनी मुझे कुछ अमाउंट पे कर देती है, कंपनी मुझे कुछ अमाउंट मुझे उसके बदले दे देती है। अच्छा तो जो भी लिक्विडेशन में जो भी मैं अपने शेयर्स के बदले कंपनी से कुछ रिसीव करता हूं, इट अमाउंट्स टू ट्रांसफर। इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसफर। ठीक बात है। और बहुत सारे कोर्ट के केसेस ने ये स्टैब्लिश किया हुआ है कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में अगर आपको कोई भी एसेट वगैरह दे रही है आपके शेयर्स के बदले, इट अमाउंट्स टू ट्रांसफर। ठीक बात है, इसको हम ट्रांसफर कहते हैं। और चूंकि यहां पे हो क्या रहा है कि कंपनी ने शेयर्स के बदले आपको कुछ एसेट दिए, कुछ पैसे दिए, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कंपनी के मतलब जो गेन होगा वो मतलब अराइज होगा इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। अच्छा सेक्शन 46 कहता है कि हम कंपनी के हैंड में कुछ भी टैक्स नहीं करेंगे, कंपनी के हैंड में हम कैप गेन नहीं मानेंगे, कंपनी के हैंड में हम कैप गेन नहीं मानेंगे। हम जो भी हम इसकी जो भी मतलब वर्किंग करेंगे वो हम शेयर होल्डर के हैंड में करेंगे। ठीक बात है। अब बहुत ध्यान से अगर लिक्विडेशन में मुझे कुछ भी पैसे मिले, अगर मुझे कुछ भी एसेट वगैरह मिला, बीइंग अ शेयर होल्डर, मैं कौन हूं, मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं, तो ये माना जाएगा कि मैंने अपने शेयर्स को ट्रांसफर किया और उसके बदले कंपनी ने मुझे मनी या फिर एसेट्स दिया। ठीक बात है। तो मैंने अपने शेयर्स को एक्सचेंज किया, उसके बदले मुझे पैसे या फिर एसेट्स मिले। ठीक बात है। तो फिर शेयर होल्डर के हैंड में कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। Are you guys getting? तो कैप गेन किसके हैंड में कैलकुलेट होगा, इन द हैंड्स ऑफ शेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लिक्विडेशन की बात करते हैं तो शेयर होल्डर के हैंड में ऑलरेडी क्या कैलकुलेट हो रहा है, कैपिटल गेन। तो सर फिर ये क्या देन व्हाट इज दिस। अच्छा क्योंकि आपको पता है साहब इंडिया में जो है वो टैक्स क्रिएटिव लोग हैं हमारे देश में, जो कि नए टैक्स के प्रोविजंस को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर शेयर होल्डर को लिक्विडेशन में कुछ भी एसेट वगैरह मिल रहा है या कोई भी पैसे वगैरह मिल रहे हैं, तो हम उसका एक पोर्शन जो है ना वो डीम्ड डिविडेंड की तरह से भी टैक्स करेंगे, और बाकी का पोर्शन हम वहां पे कैपिटल गेन की तरह से टैक्स करेंगे। सर क्या बात, तो सर क्या यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं हो जाएगा? नहीं, डबल टैक्सेशन को भी इन्होंने अवॉइड किया हुआ है, और वो किस तरीके से अवॉइड किया हुआ हम आपके साथ थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक बात है। अच्छा तो पर सर अगर मान लो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर लेट्स से कि अगर अगर उनको अगर कुछ अगर एसेट वगैरह मिला, तो अगर उनको अगर कुछ पैसे वगैरह मिले, तो चूंकि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट होता है साहब इन द इवेंट ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, उनका राइट होता है कि उनको प्रायोरिटी से पे किया जाए ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो उनको जो भी पैसे या एसेट वगैरह मिलता है फॉर देयर शेयर्स वो डीम्ड डिविडेंड की तरह से कंसीडर नहीं किया जाएगा। बट हाँ सेक्शन 46 के हिसाब से कैपिटल गेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों के लिए भी आएगा, पर डीम्ड डिविडेंड वहां पे अप्लाई नहीं होगा, प्रोवाइडेड द प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड फॉर फुल कैश कंसिडरेशन। बट अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स को बोनस वगैरह की तरह से इशू किया है तो वहां भी डीम्ड डिविडेंड वहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों के लिए भी लग जाएगा। इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर के बाद बात करें। चले आगे आते हैं सेक्शन 222D, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर्स बाय कंपनी ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल। तो अगर कंपनी अपने कैपिटल का रिडक्शन करके अपने शेयर होल्डर्स को कोई भी अगर रिवॉर्ड करती है तो वो शेयर होल्डर्स के हैंड में डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। बट जैसा कि मैंने आपको बोला कि कैपिटल के रिडक्शन के टाइम पे यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिपे कर देती है। तो अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिपे कर रहे हो तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए वो डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा। प्लीज ध्यान दीजिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए साहब कैपिटल गेन तब भी अराइज होगा बट डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा, प्रोवाइडेड कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं जो मतलब प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो फुल कैश कंसिडरेशन पे हैं। तो अगर आपने कोई प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपने बोनस वगैरह के थ्रू इशू किया था और अगर आप उनको अगर आप कुछ रिपे कर रहे हैं तो वहां पे डीम्ड डिविडेंड भी बन जाएगा। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, any distribution to its shareholders by a company on the reduction of its capital। तो इसका मतलब अगर कंपनी अपने कैपिटल में रिडक्शन कर रही है
और उसके बदले अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वो शेयर होल्डर्स के लिए क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। कितना तक, कहां तक, टू द एक्सटेंट द कंपनी पोसेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट शैल बी डीम्ड एज डिविडेंड। तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट शैल बी डीम्ड एज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक बात है। अच्छा, इसमें एक काम करें मेरे साथ साथ में, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 3। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में साहब कैश है वो 2.5 लाख रुपए है। पेंडल अकाउंट जो है वो ध्यान दीजिएगा, एसेट साइड में पेंडल शो हो रहा है 1.5 लाख रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए शो हो रहा है और रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख रुपए शो हो रहा है। तो अगर आप दोनों साइड को देखेंगे तो 4-4 लाख रुपए आपको ऐसा लगेगा कि बैलेंस शीट इज टैली। अच्छा, ध्यान दीजिएगा डियर, जो भी पेंडल जो भी आपका अगर एसेट साइड में शो होता है इट रिप्रेजेंट्स लॉसेस। तो यहाँ पे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बेसिकली लॉस रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये बेसिकली क्या होता है, शेयर होल्डर्स वर्थ। ठीक बात है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स वर्थ कितना दिखाई पड़ रहा है, 4 लाख रुपए। बट इस वर्थ को बैक करने के लिए, इस वर्थ को बैक करने के लिए जो एसेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए, क्योंकि पेंडल का डेबिट बैलेंस इज वर्थलेस, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं अपनी 4 लाख की वर्थ शो कर रहा हूं, अगर मैं अपनी 4 लाख की वर्थ अगर मैं बुक्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि मेरी 4 लाख की वर्थ है, मैंने मान लीजिए किसी पीस ऑफ पेपर में लिख दिया कि मेरी 4 लाख की वर्थ है, तो उस वर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास कोई एसेट भी तो होना चाहिए। तो जब मैं एसेट को देखता हूं तो उस वर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैं 4 लाख की वर्थ क्लेम कर रहा हूं, मेरे पास एसेट है वो सिर्फ 2.5 लाख रुपए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी रियल वर्थ इज नॉट ऑफ ₹4 लाख बट इट इज ओनली ₹2,50,000। क्या मेरी बात समझ पाए? तो साहब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। जब ऐसा होता है जहां पे पेपर में जो वर्थ शो हो रही है वो रियल एसेट से जो वर्थ बैक हो रही है अगर उससे ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे पेपर में वर्थ शो हो रही है 4 लाख रुपए, रियल में जो एसेट उस वर्थ को बैक कर रहा है वो कम है, तो यहाँ पे साहब कंपनीज यूजुअली कैपिटल का रिडक्शन करती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे साहब तो 4 लाख में एक्चुअल जो वर्थ है वो सिर्फ 2.5 लाख की है, तो इसका मतलब 1.5 लाख रुपए यहाँ पे फिक्टिशियस वर्थ है। तो आपको इससे अच्छा क्या करना चाहिए, आपको 1.5 लाख से अपना कैपिटल का रिडक्शन कर देना चाहिए, ताकि आपकी लायबिलिटीज और जो एसेट्स हैं वो बराबर हो जाएं, और इसके बाद आपकी जो एसेट है वो भी 2.5 लाख रुपए और आपका जो उस एसेट के अगेंस्ट जो वर्थ है वो भी 2.5 लाख रुपए। ठीक बात है। अच्छा, कैपिटल रिडक्शन साहब आपने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है अपने इंटर में, अकाउंट्स में याद करें, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नाम का आप चैप्टर पढ़ देते हो, वहां पे आपने कैपिटल मतलब रिडक्शन वगैरह पढ़ा हुआ है। आगे आते हैं, आगे पढ़ेंगे हुआ क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल जो यहाँ पे शो हो रहा है 2 लाख रुपए, इट इंक्लूड्स बोनस शेयर ऑफ ₹50,000 इशूड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका मतलब कि मेरे पास जो रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे 2 लाख रुपए हैं, इस रिजर्व एंड सरप्लस में से 50,000 रुपए कंपनी ने रिजर्व एंड सरप्लस में से निकाले और उसके बदले इक्विटी शेयर इशू कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व एंड सरप्लस रियलिटी में कितने स्टैंड कर रहे होंगे, 2.5 लाख रुपए, और इक्विटी शेयर कैपिटल रियलिटी में कितना होगा, 1.5 लाख रुपए। इसका मतलब मेरे पास जो रिजर्व एंड सरप्लस होगा वो होगा 2.5 लाख रुपए और मेरे पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा वो होगा 1.5 लाख रुपए। और कंपनी ने यहाँ पे क्या कर दिया, रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइज कर दिया, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस से पैसे निकाले और इसके बदले इक्विटी इशू कर दिया, मींस मतलब रिजर्व एंड सरप्लस के पैसे को इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में कैपिटलाइज कर दिया। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, तो साहब जब भी आप ये टर्म पढ़ते हैं रिजर्व एंड सरप्लस वेदर कैपिटलाइज और नॉट, तो जब मैं डीम्ड डिविडेंड के लिए कैलकुलेशन करूंगा तो मैं 2 लाख रुपए लूंगा जो बुक्स में शो हो रहा है रिजर्व एंड सरप्लस, या मैं 2 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपए वो भी लूंगा जो कि कंपनी ने कैपिटलाइज कर दिया, सर वो भी लोगे। तो इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस अगर बुक्स में जो शो हो रहा है वो तो 2 लाख है, बट पर रिजर्व एंड सरप्लस का जो कैपिटलाइज पोर्शन है वो कितना है, 50,000 रुपए। तो रिजर्व एंड सरप्लस वेदर कैपिटलाइज और नॉट कितना बन गया, 2.5 लाख रुपए, जो मैं अपने डीम्ड डिविडेंड की कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करूंगा। बट सर एक बात बताओ, 2.5 लाख रुपए जो आप रिजर्व एंड सरप्लस बोल रहे हो, पेंडल का जो डेबिट बैलेंस तो 1.5 लाख रुपए, तो उसको भी तो माइनस करो। बिल्कुल सही बात है। तो उसे एडजस्ट करने के बाद मेरा जो सही में जो मेरे पास जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बचेगा, जो मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बचेगा मतलब रहेगा वेदर कैपिटलाइज और नॉट, वो मेरे पास कितना रह जाएगा, 1 लाख रुपए। तो 2 लाख प्लस 50,000 माइनस 1.5 लाख बोले तो 1 लाख रुपए का मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रहेगा विद कैपिटलाइज। आई होप आपको बात समझिए। बट आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा। अच्छा,
द कंपनी रिड्यूसेस द शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख बाय सेटिंग ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने जो कि कंपनी के पास साहब जो 2 लाख रुपए का जो शेयर कैपिटल शो हो रहा है, कंपनी के पास जो 2 लाख का शेयर कैपिटल शो हो रहा है, कंपनी ने इस 2 लाख के शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया और 1 लाख रुपए से रिड्यूस कर दिया। तो इसका मतलब कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, 2 लाख के शेयर कैपिटल की जगह सिर्फ 1 लाख का शेयर कैपिटल रहने दिया और यहाँ पे P&L का जो डेबिट बैलेंस है 150 का, इसको सिर्फ 50,000 का रहने दिया, इसको सिर्फ 50,000 का रहने दिया। तो इसका मतलब कंपनी ने यहाँ पे शेयर कैपिटल में 1 लाख रुपए का रिडक्शन करके P&L का जो डेबिट बैलेंस 1 लाख रुपए से कम कर दिया। तो अब इस कैपिटल रिडक्शन के बाद बैलेंस शीट कैसे दिखाई पड़ेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2.5 लाख, कैश 2.5 लाख और P&L कितना आपके पास रह जाएगा, अच्छा सॉरी रिजर्व सरप्लस 2 लाख है। अच्छा तो इसके बाद आपकी बैलेंस शीट कैसे दिखाई पड़ेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख, कैश 2.5 लाख और P&L अकाउंट 50,000। तो अब सवाल बनता है कि यहाँ पे साहब कैपिटल का रिडक्शन तो हुआ, देयर इज द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, बट क्या सेक्शन 222D अट्रैक्ट होता है? तो 222D अट्रैक्ट होने के लिए जरूरी क्या, एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल, ठीक बात है। तो अगर कंपनी कैपिटल का रिडक्शन करती है तो सेक्शन 222D अट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं, 222D के अट्रैक्ट होने के लिए साहब 3 कंडीशंस। पहला, मैं मानता हूं कि कैपिटल का रिडक्शन होना चाहिए, देयर इज नो डाउट। दूसरा, उस कैपिटल के रिडक्शन के साथ साथ किसी भी तरीके का शेयर होल्डर को कोई डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और तीसरा, कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होने चाहिए वेदर इट इज कैपिटलाइज और नॉट। तो यहां पे साहब अगर आप इस वाले केसेस का कंपैरिजन करेंगे तो यहां पे 2 कंडीशंस तो फुलफिल हो गए। पहला कि यहाँ पे कंपनी ने अपने कैपिटल का रिडक्शन किया, दैट इज द वन कंडीशन व्हिच गॉट फुलफिल्ड। दूसरा, कंपनी के पास यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वेदर कैपिटलाइज और नॉट, जैसे कि हमने आपको बताया कि 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख, तो 1 लाख रुपए का कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अभी भी है। पर तीसरा कंडीशन क्या फुलफिल नहीं हुआ, वो है साहब डिस्ट्रीब्यूशन का। तो चूंकि इस वाले केस में कंपनी, मैं मानता हूं कि कंपनी अपने एसेट्स, I agree that company is making the reduction of its capital, but company is not making any kind of distribution towards the shareholders. Hence, section 222D deemed dividend would not be applicable in this case. क्या मेरी बात समझ पाए? Are you guys getting? इसलिए साहब यहाँ पे 222D का deemed dividend अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही नहीं। अच्छा आगे आते हैं, देखेंगे। Assume in the above case that A Limited reduces the share capital by 1.5 लाख by refunding cash to the shareholders। अच्छा तो अब मुझे बताएंगे, अब इस वाले केस में मान लीजिए कि A ने क्या किया, 1.5 लाख रुपए का कैश अपने शेयर होल्डर्स को रिफंड किया है और इसके लिए इसने 1.5 लाख रुपए का कैपिटल का रिडक्शन किया। तो चूंकि यहाँ पे कैपिटल का रिडक्शन हो रहा है तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि साहब कैपिटल का रिडक्शन, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि आपने अपने शेयर होल्डर्स को पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, मींस 1.5 लाख रुपए आपने रिफंड किया, मींस आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट। तो मुझे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपने रिफंड कितना किया, 1.5 लाख, तो मैं डिम्ड डिविडेंड कितना मानूंगा, 1.5 लाख। बट साहब हमें इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा विद द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, ठीक बात है। तो अगर मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात करूं तो फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं कितने मेरे पास, रिजर्व्स एंड सरप्लस के फॉर्म में शो हो रहा है 2 लाख रुपए। अच्छा रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो कैपिटलाइज पोर्शन है जिसके थ्रू मैंने शेयर्स इशू करके इसको अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, वो है 50,000 रुपए। बट साथ में मेरे पास P&L का लॉस भी है 1.5 लाख। तो मेरे पास साहब जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो सिर्फ 1 लाख रुपए। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने ऑल्दो 1.5 लाख रुपए अपने शेयर होल्डर्स को रिफंड किया, बट मेरे पास P&L का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस कितना है, सिर्फ 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे डिम्ड डिविडेंड कंसिडर तो होगा नो डाउट, बट कितना कंसिडर होगा, सिर्फ 1 लाख रुपए। आई होप आपको बात समझ आई। तो फिर देखेंगे, हेंस रुपीज 1 लाख शैल बी डीम्ड एज डिविडेंड एज पर सेक्शन 222D। अच्छा आगे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत हार्श भी जो है वो इंडस्ट्रीज को कंसिडर करते हैं कि इट इज वेरी हार्श, और इंडस्ट्री के साथ एक कांस्टेंट डिमांड है गवर्नमेंट से कि 222D को हटा दिया जाए, मतलब 222E को हटा दिया जाए। इट इज वेरी हार्श, ठीक बात है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो फिर क्या कहते हैं। अच्छा
एनी पेमेंट बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, तो इसका मतलब 222 सिर्फ और सिर्फ किनके लिए अप्लाई करता है, क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए। अगर आप एक वाइडली हेल्ड कंपनी की तरह से क्लासिफाई हो जाते हैं तो आपके ऊपर 222 अप्लाई नहीं करता। अगर आप एक ऐसी कंपनी है साहब जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, देन यू आर अ वाइडली हेल्ड कंपनी, आपके ऊपर 222 अप्लाई नहीं करता। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है देन यू आर अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, आपके ऊपर 222 अप्लाई कर जाता है। तो फिर ध्यान दीजिएगा 222 तभी अप्लाई करता है व्हेन यू आर अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। ठीक बात। अच्छा, तो मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से, एनी पेमेंट बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी ऑफ एनी सम बाय द वे ऑफ एडवांस और लोन टू द शेयर होल्डर। तो अगर आप अपने किसी भी शेयर होल्डर को जो कि आपके कंपनी में 10% या इससे ज्यादा का बेनिफिशियल ओनर है, अगर आप उसे किसी भी तरीके का लोन या एडवांस देते हैं, क्या देते हैं, लोन या एडवांस देते हैं, किसी भी तरीके का लोन या एडवांस देते हैं, तो जो आप लोन या एडवांस उस शेयर होल्डर को दे रहे हैं, भले आप उसे लोन या एडवांस के नाम पे दे, हम तो उसे साहब शेयर होल्डर के हैंड में डीम्ड डिविडेंड मानेंगे और 222 पे इसको टैक्स कर देंगे। सर क्या बात करते हैं, कंपनी ने तो लोन दिया है, कंपनी ने तो एडवांस दिया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने शेयर होल्डर को जो कि आपके कंपनी में 10% या उससे ज्यादा की बेनिफिशियल ओनरशिप होल्ड करता है, अगर आप लोन या फिर एडवांस दोगे तो हम शेयर होल्डर के हैंड में उसे डीम्ड डिविडेंड की तरह से कंसिडर कर लेंगे। अच्छा ठीक है सर जी, अगर ऐसी बात है तो फिर मान लीजिए कि मैं एक मतलब कंपनी का मतलब शेयर होल्डर हूं और मैं उस कंपनी में लेट से 11% शेयर ओन करता हूं। ठीक बात। अच्छा, और मान लीजिए कि मैं एक पार्टनरशिप फर्म का मेंबर हूं और उस पार्टनरशिप फर्म में मेरे पास लेट से 25% का पीएसआर है। मुझे पता है कि अगर मैं लोन या एडवांस अपने नाम पे लूंगा तो फिर सेक्शन 222 अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं लोन या एडवांस कंपनी से जिसमें मैं 11% शेयर होल्डिंग रखता हूं, अपने उस पार्टनरशिप फर्म को लोन या एडवांस दिलवा देता हूं जिसमें मैं 25% का पार्टनर हूं। तो फिर अब क्या होगा, तो साहब अगर आप किसी ऐसे कंसर्न को लोन या एडवांस देते हो जिसमें ये शेयर होल्डर जो आप में कंपनी में 10% या इससे ज्यादा की होल्डिंग रखता है, अगर उस कंसर्न में यही शेयर होल्डर अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है तो भी वो डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा इन द हैंड्स ऑफ दैट कंसर्न, तो उस कंसर्न के हैंड में वो डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। ठीक बात है। तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे, any payment by a closely held company of any sum by the way of advance or loan to a shareholder being a person who is the beneficial owner of 10% or more of the voting powers of the company or to a concern। तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसर्न? कंसर्न में एचयूएफ आ सकता है, फर्म आ सकता है, ईओपी, बीओआई या फिर कंपनी भी आ सकती है। इन विच सच शेयर होल्डर इज अ मेंबर और पार्टनर एंड ही हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। उसका मतलब मैं उस पार्टनरशिप फर्म में जिसका मैं मतलब पार्टनर हूं, मैं अगर उस पार्टनरशिप फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता हूं और अगर मैंने अपनी कंपनी से जिसमें मैं 11% की शेयर होल्डिंग रखता हूं, अगर मैंने उस पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन या फिर एडवांस दिलवा दिया तो फिर उस पार्टनरशिप फर्म के एंड में डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा वो अंडर सेक्शन 222। ठीक बात। अच्छा, कंसर्न में कौन कौन से लोग आते हैं, एचयूएफ फर्म, ईओपी, बीओआई कंपनी, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है मतलब 20% और मोर। तो अगर आप 20% या मोर अगर आप उससे ज्यादा अगर आप शेयर होल्डिंग ओन करते हैं तो फिर ये बन जाता है साहब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, मैं ना तो खुद से कोई लोन या एडवांस लेता हूं, ना मैं किसी भी ऐसे कंसर्न को लोन या फिर एडवांस दे लो मतलब कंपनी के थ्रू मतलब जाता है जिस मतलब कंसर्न में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। लेट्स से कंपनी का कोई वॉचमैन है, मैं उस वॉचमैन को कंपनी से 5 लाख रुपए दिलवा देता हूं, मैं उस वॉचमैन को कंपनी से 5 लाख रुपए दिलवा देता हूं और बाद में उस वॉचमैन से मैं 5 लाख रुपए ले लेता हूं। तो सर इससे वॉचमैन को क्या फायदा हुआ, वॉचमैन को मैं लेट से 1000-5000 रुपए दे देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने किसी एक ऐसे पर्सन को लोन या फिर एडवांस मतलब कंपनी ने किसी ऐसे पर्सन को कोई पेमेंट की, मतलब वॉचमैन को पेमेंट की, और वॉचमैन तो 10% से ज्यादा शेयर कंपनी में होल्ड नहीं कर रहा, 10% उससे ज्यादा शेयर तो मतलब होल्ड नहीं कर रहा, बट इस वॉचमैन को जो कंपनी ने जो पे किया, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, कि साहब ये जो वॉचमैन है ये अल्टीमेटली ये पैसे मुझे देने वाला है, हेंस अगेन मेरे हैंड में वो क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। तो फिर देखेंगे मेरे साथ साथ,
Any payment on behalf or for the individual benefit of such shareholder shall be considered as a deemed dividend. तो फिर देखेंगे मेरे साथ साथ, any payment by a closely held company by the way of loan or advance to the shareholder holding 10% or more of the voting powers of the company deemed as dividend in the hands of shareholder or to a concern in which such shareholder is a member or partner and holds a substantial interest in such concern deemed as dividend in the hands of that concern or to any person for or on behalf of the individual benefit of such shareholder deemed as dividend in the hands of the shareholder. अच्छा, तो आई होप आपको बात समझ आई। तो सर एक बात बताओ, अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कंपनी में 10% या उससे ज्यादा की होल्डिंग रखता है, अगर कंपनी उसको कोई भी लोन या एडवांस देगी तो क्या वो हमेशा डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा? तो फिर इससे तो फिर साहब बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं परेशानी हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक है, मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो सेक्शन 222E है साहब, ये बहुत हार्श है, इट इज वेरी हार्श। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इंडस्ट्री की कांस्टेंट डिमांड है कि 222E को या तो हटा दिया जाए या इसकी हार्शनेस को कम किया जाए। तो पहली बात तो ये है कि जो सेक्शन 222E अप्लाई करता है सिर्फ और सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए अप्लाई करता है। और दूसरी, 222E की हार्शनेस को कम करने के लिए साहब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब ऐसे प्रॉफिट्स जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की तरह से शो हो रहे हैं। अगर आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कोई भी पोर्शन इसका कैपिटलाइज कर दिया तो वो 222E के लिए कंसिडर नहीं होगा। तो इसका मतलब 222E से बचने का एक हम कह सकते हैं तरीका है कि आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो। तो अगर चूंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपके पास रहेगा ही नहीं या फिर जो कम रहेगा तो डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E या तो अट्रैक्ट ही नहीं होगा या कम अमाउंट पे अट्रैक्ट होगा। ठीक बात है। अगर आप याद करें साहब तो 222ABCD वो अप्लाई करता है और उसके लिए हम जो है वो उसके लिए हम क्या लेते हैं? उसके लिए हम लेते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट। पर 222E के लिए हम सिर्फ और सिर्फ वो पोर्शन लेते हैं जो कि आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज इट इज रिप्रेजेंट हो रहा है। इसमें से जो पोर्शन कैपिटलाइज हो गया उसे हम कंसिडर नहीं करते। ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 222E। 222E में एक्सेप्शंस क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या डीम्ड डिविडेंड की तरह से कंसिडर नहीं किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। द फॉलोइंग पेमेंट्स और लोन्स वुड नॉट बी अमाउंट टू डीम्ड डिविडेंड। एनी लोन या एडवांस मेड बाय अ कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस where the lending of money is the substantial part of the business of the company shall not be deemed as dividend। तो साहब अगर एक ऐसी कंपनी जो कि जिसका मेन बिजनेस ही है मनी को लेंड करना, अगर वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी ऐसे पर्सन को भी लोन या एडवांस दे जो पर्सन हो सकता है कि उस कंपनी का शेयर होल्डर भी हो और उस मतलब कंपनी में वो 10% या उससे ज्यादा शेयर्स भी ओन करता हो, तो चूंकि कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस ही है साहब लोन या एडवांस देना, इसलिए इस केस में डीम्ड डिविडेंड के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे, डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा। इसके लिए अगेन कंडीशन क्या है? दो कंडीशंस हैं। पहला, बहुत ध्यान से, where the lending of money is the substantial part of the business of the company, मतलब मनी को लेंड करना कंपनी का सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। और सेकंड, आपको साहब वो जो लोन देना है वो आपको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में देना चाहिए। आपको वो जो लोन है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में देना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी लोगों से चार्ज करते हैं वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अपने उस शेयर होल्डर से चार्ज करना पड़ेगा, मतलब उससे चार्ज करना पड़ेगा जिसको आपने लोन दिया। जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो बाकी लोगों के लिए हैं वो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो उस पर्सन के लिए भी होने चाहिए। अगर आप जिस पर्सन ने आपसे लोन लिया, अगर आप उस पर्सन से कुछ भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखवाते हैं तो वैसे ही मॉर्गेज प्रॉपर्टी आपको उस पर्सन से भी रखवानी पड़ेगी जिस पर्सन को आपने लोन दिया, जो कि आपकी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखता है। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग लोन आर एप्लीकेबल फॉर अदर पर्संस, सेम टाइप्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस शैल अप्लाई इन दिस केस आल्सो। ठीक बात है। तो हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर 222E आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। अच्छा, सेकंड क्या ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब लेट्स से मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड। इसने मान लीजिए मिस्टर ए को लोन दिया। क्या दिया? लोन दिया 5 लाख रुपए का। मिस्टर ए मान लीजिए कंपनी में 20% होल्डिंग रखते हैं और लोन दिया 5 लाख रुपए का। और ये पूरा का पूरा जो लोन है तो ये लोन कंपनी के लिए क्या है? लोन है।
पर ये पूरा का पूरा 5 लाख रुपए जो है ये डीम्ड डिविडेंड की तरह से कंसिडर हो गया 5 लाख रुपए इन द एंड्स ऑफ मिस्टर। ये क्या बन गया? डीम्ड डिविडेंड इन द एंड्स ऑफ मिस्टर। ठीक बात है। अच्छा, तो ऑल्दो कंपनी ने तो लोन दिया था, बट ये पर ये सेक्शन 222 को कंसिडर करते हुए शेयर होल्डर के लिए क्या बन गया? डीम्ड डिविडेंड। अच्छा, अब लेट्स से एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो है साहब, ये बाद में अपने शेयर होल्डर्स को सही में डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को सही में क्या दे रही है? डिविडेंड दे रही है। तो सर फिर ये क्या था? ये तो लोन ट्रांजेक्शन था, ये तो लोन ट्रांजेक्शन था। इसको हमने डिविडेंड की तरह से डीम्ड कर लिया था। ठीक बात है। और यहां पे कंपनी ने तो साहब, कंपनी तो कह रही है कि हम तो लोन दे रहे हैं, पर सेक्शन 222 ने इसको डिविडेंड की तरह से डीम्ड कर लिया। ठीक बात। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी सही में लोन दे, मतलब कंपनी अपने सारे के सारे शेयर होल्डर्स को सही में डिविडेंड दे रही है। कंपनी अपने सारे के सारे शेयर होल्डर्स को सही में डिविडेंड दे रही है। तो चूंकि लेट्स से कंपनी अपने सारे के सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है और मिस्टर ए को जो डिविडेंड पे करना है, ये लेट्स से 1 लाख रुपए पे करना है, क्योंकि 20% की शेयर होल्डिंग ओन करते हैं, तो मिस्टर ए को कंपनी 1 लाख रुपए का डिविडेंड देगी, जिनका 1 लाख रुपए का डिविडेंड बनता है। ठीक बात है। अच्छा, तो अगर कंपनी मिस्टर ए को कोई भी डिविडेंड देगी, कैश में देगी या कोई भी एसेट के फॉर्म में देगी, तो वो मिस्टर ए के हैंड में क्या बन जाएगा? डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A। और जो कंपनी ने एबीसी ने जो मिस्टर ए को लोन दिया था, ये भी मिस्टर ए के लिए क्या बन गया? डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, पर कंपनी क्या कहती है कि यार 1 लाख रुपए का जो हम आपको एक्चुअल डिविडेंड देना चाहते हैं, हमने जो आपको लोन दिया था 5 लाख रुपए, हम इस 1 लाख को उस लोन से एडजस्ट कर लेते हैं। इस 1 लाख को इस लोन से एडजस्ट कर लेते हैं। जो हमने आपको लोन दिया था 5 लाख रुपए का, हम इस 1 लाख को इस लोन से एडजस्ट कर लेते हैं और हम आपको कोई फर्दर डिविडेंड नहीं दे रहे, और आपका जो बैलेंस हमारे पास बच जाएगा लोन का, वो 4 लाख रुपए रह जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए हमने उसे लोन से एडजस्ट कर लिया। क्या मेरी बात समझ पाए? कंपनी यहाँ पे 1 लाख रुपए का जो एक्चुअल डिविडेंड मिस्टर ए को देना चाह रही है, वो कंपनी ने एक्चुअली कैश नहीं दिया, इसे इस 1 लाख को इस 5 लाख के लोन के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया। तो चूंकि आपने 1 लाख रुपए फर्दर कुछ दिया ही नहीं, तो ये जो 1 लाख रुपए, बहुत ध्यान से, ये जो 1 लाख रुपए है विच हैज बीन एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट द लोन विच हैज ऑलरेडी बीन ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E, तो ये 1 लाख रुपए चूंकि इसमें से एडजस्ट हो गया है साहब, तो इसलिए इस 1 लाख रुपए को हम फर्दर डीम्ड डिविडेंड की तरह से कंसिडर नहीं करेंगे और मिस्टर ए के हैंड में टैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पूरे 5 लाख को ऑलरेडी हम डीम्ड डिविडेंड की तरह से कंसिडर करके टैक्स कर चुके हैं। मतलब ऑलरेडी ये 5 लाख रुपए डीम्ड डिविडेंड बन चुका है, इसलिए ये 1 लाख रुपए जो इसमें एडजस्ट हो गया, इट इज नॉट गोइंग टू फर्दर बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। ठीक बात है। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे साहब, your loan has been treated as a dividend under section 222E, and subsequently the company declares and distributes dividend to all of its shareholders including the borrowing shareholder, and the dividend so paid is set off by the company against the previous borrowing. The adjusted amount will not again be treated as a dividend. ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं, ट्रेड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। दिस इज वेरी 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 दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट साहब, कि ट्रेड एडवांसेस जो कंपनी देती है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको डीम्ड डिविडेंड की तरह से कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। जैसे सर क्या बोलना चाहते हो? अच्छा, मान लीजिए एक मतलब कंपनी है जिसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। बहुत ध्यान से, मिस्टर ए इस कंपनी के सप्लायर है, मिस्टर ए इज द सप्लायर ऑफ द कंपनी, और साथ में इस कंपनी में ये 11% शेयर होल्डिंग भी ओन करते हैं। तो साहब ऐसा कोई कानून तो नहीं है जो ये कहता है कि अगर आप कंपनी के सप्लायर हैं तो आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हो सकते, ऐसा तो कोई लॉ नहीं है। और नॉर्मल अगर आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज में देखेंगे, बिजनेस वर्ल्ड में देखेंगे, तो ऐसा होता है कि जो कंपनी का सप्लायर हो वो कंपनी का शेयर होल्डर भी हो। इवन जो कंपनी का बायर है, जो कंपनी का कस्टमर है, वो भी कंपनी का हो सकता है शेयर होल्डर हो। क्या मेरी बात समझ में? अच्छा, अब परेशानी क्या होती थी कि मिस्टर ए इज द सप्लायर ऑफ द कंपनी एंड एट द सेम टाइम ही इज होल्डिंग लेट्स से 11% ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक बात है। अच्छा, अब कंपनी क्या करती है, मिस्टर ए को 5 लाख रुपए एडवांस देती है। 5 लाख रुपए एडवांस देती है किस बात का? टू सप्लाई मटेरियल। 5 लाख रुपए एडवांस देती है टू सप्लाई मटेरियल। पर असेसिंग ऑफिसर क्या करता था, इस 5 लाख को जो कि आपने अपने सप्लायर को दिया है टू सप्लाई द मटेरियल या फिर टू सप्लाई द गुड्स, कंपनी ने 5 लाख रुपए अपने सप्लायर को दिया है टू सप्लाई द मटेरियल और टू सप्लाई द गुड्स। ठीक बात है।
असेसिंग ऑफिसर इस 5 लाख को सप्लायर के हैंड में डिम्ड डिविडेंड मान लेता था अंडर सेक्शन 222E, और 222E इन्वोक करके ये बोलता था कि जो 5 लाख रुपए है ये साहब ये हम टैक्स करेंगे एज ए डिम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द सप्लायर। आर यू गाइस गेटिंग? क्या मेरी बात समझ पाए? और इसकी वजह से होगा क्या साहब, इसकी वजह से फिर आपको बिजनेस करने में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप डिम्ड डिविडेंड का प्रोविजन लगा के इसको टैक्स कर दोगे तो फिर मिस्टर ए के लिए फिर बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं परेशानी हो जाएगी कि ये रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे, लेबर कहाँ से हायर करेंगे वगैरह वगैरह, ताकि जो 5 लाख रुपए जो ईबीसी ने दिए हैं इनको वो गुड्स और रॉ मटेरियल को कैसे सप्लाई करेंगे। अच्छा, तो इन परेशानियों को देखते हुए साहब सीबीडीटी ने थ्रू अ सर्कुलर क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा द ट्रेड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर कंपनी कोई ट्रेड एडवांस देती है, अगर मान लीजिए मतलब कोई ट्रेड एडवांस देती है, मींस अगर कोई ऐसा एडवांस देती है विच इज इन द नेचर ऑफ ट्रेड और विच रिलेट्स टू द ट्रेड और कॉमर्स ऑफ द कंपनी, अगर आप इसके लिए कोई एडवांस वगैरह देते हैं तो वो डिम्ड डिविडेंड रिसिपिएंट के लिए नहीं बनेगा। अच्छा सर, एक बात बताओ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में क्या क्या आएगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में यूजुअली क्या क्या आता है, जैसे आपका क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स फॉर कंटीजेंसी, सिंकिंग फंड, reserves created from profits on sale of assets, workmen compensation reserve, dividend equalization reserve, reserves created to compensate the loss of subsidiaries, debenture redemption reserve, shipping reserve एक्सेट्रा। मतलब जितने भी आपके हम कह सकते हैं फ्री रिजर्व्स होते हैं वो सारे के सारे आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का पार्ट है। क्या क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का पार्ट नहीं बनेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं बनेगा बिकॉज इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। अच्छा, बहुत ध्यान से, डेप्रिसिएशन फंड नहीं बनेगा, या फिर अगर आपने कोई रिजर्व बनाया हुआ इस चीज के लिए वो भी आपका चूंकि फ्री रिजर्व नहीं है इसलिए ये भी पार्ट नहीं बनेगा। रिवोल्यूशन रिजर्व को हम टैक्स पर्पसेस के लिए कंसीडर ही नहीं करते इसलिए ये भी पार्ट नहीं बनेगा। और कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम द कैपिटल सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो अगर आपको गवर्नमेंट से अगर कोई कैपिटल सब्सिडी वगैरह मिली है साहब तो उसे भी आप अपने P&L में इस तरीके से लेके नहीं जा सकते। तो अगेन इट इज नॉट अ काइंड ऑफ फ्री रिजर्व, क्योंकि अगर आपको कोई कैपिटल सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती है साहब तो याद करें हमने आपके साथ आईसीडीएस के में भी देखा था, और जब हम सब्सिडी इनकम का ट्रीटमेंट कर रहे थे वहां भी हमने देखा था कि अगर गवर्नमेंट आपको कोई भी कैपिटल सब्सिडी देती है तो उस सब्सिडी के अगेंस्ट बहुत सारे कंडीशंस अटैच होते हैं, और जैसे जैसे आप उन कंडीशंस को फुलफिल करते रहते हैं इसके वैसे वैसे आप उस कैपिटल सब्सिडी को अपने जो है वो इनकम का पार्ट बनाते जाते हैं इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक बात है, बट अगेन यहाँ पे अगर आपको कोई कैपिटल सब्सिडी मिली हुई है मतलब तो अगर आपने कोई रिजर्व क्रिएट किया हुआ है तो अगेन इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व, हेंस इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम द कैपिटल सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट ये भी आपका फ्री रिजर्व नहीं है। अच्छा, आगे आते हैं, एक दो इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं साहब, मेरे साथ साथ देख लें। सबसे पहला सीआईटी वर्सेस वीर विक्रम वैद 2014 बॉम्बे हाई कोर्ट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 222E के लिए जरूरी है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ लोन या एडवांस दे, लोन या फिर एडवांस। तो अगर अपनी कंपनी अपने ऐसे शेयर होल्डर को जो कि कंपनी में 10% से ज्यादा की होल्डिंग रखता है अगर कोई लोन या एडवांस देती है तो उसे हम कंपनी ये मानेंगे कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को क्या पे कर दिया, डिविडेंड, और शेयर होल्डर के लिए वो सेक्शन 222E में लायबल टू टैक्स हो जाएगा। अच्छा, इस केस में क्या हुआ सीआरटी वर्सेस वीर विक्रम वैद में कि जो हमारे जो वीर विक्रम वैद साहब हैं, वीर विक्रम वैद ये कंपनी के शेयर होल्डर हैं और इनके पास कोई प्रीमाइसेस है, इनके पास कोई मतलब प्रीमाइसेस है। इन्होंने इस प्रीमाइसेस को कंपनी को लीज पे दे दिया, इन्होंने इस प्रीमाइसेस को कंपनी को लीज पे दे दिया, और कंपनी इस प्रीमाइसेस में जो कि वीर विक्रम वैद की मतलब प्रीमाइसेस है जो कि कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, और लेट्स से कंपनी में 11% शेयर होल्डिंग रखते हैं, कंपनी ने इस प्रीमाइसेस को अपने ऑफिस की तरह से यूज करना था। तो अगर आप साहब किसी भी प्रीमाइसेस को अपना ऑफिस बनाना चाहते हो तो आपको उसमें रिनोवेशन वगैरह करवाना पड़ सकता है। कंपनी ने क्या किया, इस रिनोवेशन में कंपनी ने इस प्रीमाइसेस में कुछ एक्सपेंसेस इंकर किए। लेट्स से प्रीमाइसेस में रिनोवेशन कराने के चक्कर में कंपनी ने 20 लाख रुपए लगा दिए। असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि साहब ये मतलब प्रीमाइसेस किसका है, वीर विक्रम वैद का, मतलब एक शेयर होल्डर का जो कंपनी में 10% या उससे ज्यादा की होल्डिंग रखता है, और कंपनी ने इस प्रीमाइसेस का रिनोवेशन करवाया है। तो एक तरह से ये कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को मतलब शेयर होल्डर को बेनिफिट दिया है, इसलिए हम इस 20 लाख रुपए को जो कि कंपनी ने इस प्रीमाइसेस के रिनोवेशन में लगवाए हुए हैं, हम इस शेयर होल्डर के हैंड में क्या मानेंगे, डिम्ड डिविडेंड।
मामला बढ़ते बढ़ते चला गया साहब बॉम्बे हाई कोर्ट के पास, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा एक बात बताओ, सेक्शन 222 क्या बोलता है, एनी लोन और एडवांस गिवन बाय द कंपनी। मतलब वहां पे टर्म क्या यूज है, या तो कोई लोन या तो एडवांस। ठीक बात है, यहाँ पे कंपनी ने ना तो कोई लोन दिया ना कोई एडवांस दिया। कंपनी ने प्रीमाइसेस के रिनोवेशन में कॉस्ट इंकर की, और उस प्रीमाइसेस को कंपनी खुद के पर्पसेस के लिए यूज करना चाहता है। हेंस हेंस इसको हम डिविडेंड डिविडेंड की तरह से कंसिडर नहीं कर सकते इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे ना कोई लोन दिया ना कोई एडवांस दिया टू द शेयर होल्डर, और कंपनी ने उस प्रीमाइसेस में हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट की, जिस प्रीमाइसेस को कंपनी खुद ही यूज करना चाहती है फॉर द पर्पस ऑफ इट्स ओन बिजनेस। हेंस यहाँ पे डिविडेंड अट्रैक्ट नहीं होता। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, प्रदीप कुमार मल्होत्रा वर्सेस सीआईटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हुआ था, ये हमारे थे प्रदीप कुमार साहब, और हमारी मान लीजिए मतलब कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। XYZ प्राइवेट को जो है वो कंपनी से ना कोई बैंक से कोई लोन चाहिए था, वांट टू टेक सम लोन फ्रॉम द बैंक। तो इनको बैंक से लोन चाहिए था, और इनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी जो कि ये हो सकता है मॉर्गेज कर सके। तो प्रदीप कुमार जो कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, लेट्स इनके पास कंपनी के 20% शेयर्स हैं, इन्होंने बहुत ध्यान से इन्होंने बैंक को खुद की प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। इन्होंने बैंक को खुद की प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, जिसके बदले बैंक ने कंपनी को लोन दे दिया। क्या ये बात आप समझ पाए? इस केस में क्या हुआ कि कंपनी को XYZ को बैंक से लोन चाहिए था, बट बैंक को कुछ भी ऐसा इनके पास नहीं था जो ये बैंक को मॉर्गेज की तरह से दे सके, मॉर्गेज की तरह से गिरवी रख सके। तो पीके मतलब प्रदीप कुमार जो है साहब, यहाँ पे इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, लेट्स से इनके पास 20% कंपनी के शेयर्स हैं, इनके पास कोई प्रॉपर्टी थी। तो प्रदीप कुमार साहब ने अपनी प्रॉपर्टी बैंक को गिरवी रख दी, मींस मॉर्गेज कर दी, और इसके बदले, इस मॉर्गेज के बदले बैंक ने लोन XYZ को दे दिया। ठीक बात है। अब चूंकि प्रदीप कुमार की प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज है, तो आपको पता है साहब, जिस भी प्रॉपर्टी में मॉर्गेज हो जाता है उस प्रॉपर्टी में फिर आपकी फ्री विल नहीं बचती। आप उस प्रॉपर्टी को बहुत इजीली सेल या ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फ्री प्रॉपर्टी, बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू सर्टन मॉर्गेज। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, तो प्रदीप कुमार ने मतलब कंपनी को बोला कि साहब मुझे ना अपनी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, तो आप कृपया करके बैंक से मेरी प्रॉपर्टी को मुझे वापस दिलवा दें। ठीक बात है। अच्छा, पर कंपनी ऐसा नहीं कर सकी। ठीक बात है, कंपनी ऐसा नहीं कर सकी, और ऐसा ना कर पाने की वजह से कंपनी ने प्रदीप कुमार को कुछ कंपनसेट किया। कंपनी ने प्रदीप कुमार को कुछ कंपनसेट किया, और प्रदीप कुमार के पास कंपनी के लेट से 20% शेयर्स हैं, और इन्होंने XYZ ने प्रदीप कुमार को कंपनसेट किया। तो जो XYZ ने प्रदीप कुमार को कंपनसेट किया, असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि ये जो कंपनसेशन जो कंपनी ने प्रदीप कुमार को दी है, वो प्रदीप कुमार के लिए डिविडेंड डिविडेंड बन गई। मामला बढ़ते बढ़ते कोर्ट में चला गया, और मामला जो है वो पहुंच गया कहां? कैलकाटा हाई कोर्ट में। और यहाँ पे मतलब कैलकाटा हाई कोर्ट ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने प्रदीप कुमार को जो कंपनसेट किया, कंपनी ने प्रदीप कुमार को जो कंपनसेट किया, ये क्यों किया? क्योंकि इसके पहले, इस कंपनसेशन के पहले, इस रिवॉर्ड के पहले, इस लोन के पहले जो कंपनी ने प्रदीप कुमार को दिया था, प्रदीप कुमार ने एक फेवर कंपनी को दी थी, और वो फेवर क्या था? अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज करके बैंक से अपनी कंपनी को लोन दिलवा देना। सो दैट वाज द फेवर व्हिच वाज ग्रांटेड बाय, व्हिच वाज गिवन बाय प्रदीप कुमार टू द कंपनी। तो पीके ने पहले, प्रदीप कुमार ने पहले XYZ को एक फेवर दिया, और उस फेवर के बदले फिर कंपनी ने उस फेवर के बदले कुछ कंसिडरेशन प्रदीप कुमार को पे की। क्या मेरी बात समझ पाए? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कंपनी ने जो फेवर यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को दिया है, दैट इज अ नॉन ग्रेचुइटस पेमेंट। क्योंकि इस पेमेंट के बदले कंपनी ने ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर से एक फेवर ले लिया, एक कंसिडरेशन ले लिया, और वो कंसिडरेशन क्या था? अपने शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज रखवा के उसके बदले लोन उठाना। इसलिए यहाँ पे डिम्ड डिविडेंड अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें हो गई। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट हमारा रहता है साहब, और वो पॉइंट क्या है? 222F जो कि नया आया था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले साहब सेक्शन 57 कि आपको जो भी डिविडेंड की इनकम मिलती है, आप उसमें से क्या क्या डिडक्शन के फॉर्म में क्लेम कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा,
आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आपने जो शेयर्स के बदले जो आप मतलब जिन शेयर्स में आपको कंपनी से डिविडेंड मिलता है, अगर आपने उन शेयर्स को परचेज करने के लिए कोई लोन वगैरह लिया था, तो अगर आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आप अपने डिविडेंड इनकम से क्लेम कर सकते हैं, बट मैक्सिमम कितना, अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम। तो लेट्स से कि मुझे तो मान लीजिए कि मैंने किसी कंपनी में 10 लाख रुपए लगा दिए और इस पैसे को मैंने किसी लोन से उठाया था और इस लोन का मुझे इंटरेस्ट 2 लाख रुपए देना पड़ता है। कंपनी से मुझे 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिला, कंपनी से मुझे 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिला, तो मैं कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? मैंने इंटरेस्ट पे किया 2 लाख रुपए, बट मैक्सिमम मैं जो डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं वो इस डिविडेंड इनकम का 20% है, मतलब 20,000 रुपए। तो मेरा जो डिविडेंड लायबल टू टैक्स होगा वो 80,000 रुपए होगा। ठीक बात है, डिविडेंड दैट इज लायबल टू बी टैक्स इज 80,000। तो ध्यान दीजिएगा, interest expense up to 20% of the dividend income is allowed under section 57. apart from such interest expense no other deduction of any kind is allowed। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी आपको डिडक्शन सेक्शन 57 में अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं। ठीक बात है साहब। और डियर इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझें और बार बार रिवाइज करें, कि बहुत बार एग्जाम में गलती हो जाती है। इसके अलावा किसी भी तरह का और डिडक्शन आपको मतलब डिविडेंड से अलाउड नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 80M डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। अब होता क्या है साहब, ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने अगर लेट से कोई डिविडेंड रिसीव किया, कंपनी ने अगर कोई लेट से डिविडेंड रिसीव किया और कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड पे करती है, मतलब सर कंपनी किसी और कंपनी की भी शेयर होल्डर है, कंपनी किसी और कंपनी वगैरह की भी शेयर होल्डर है, वहां से कंपनी को डिविडेंड मिला और कंपनी में जो लोग शेयर होल्डर है कंपनी ने उनको भी डिविडेंड पे किया, कंपनी ने उनको भी डिविडेंड पे किया, तो सेक्शन 80M बोलता है कि जितना डिविडेंड आपको मिला और जितना डिविडेंड आपने पे किया, जितना डिविडेंड आपको मिला और जितना डिविडेंड आपने पे किया, इन दोनों का जो भी लोअर होगा हम आपको उसका डिडक्शन दे देंगे सेक्शन 80M में। तो ध्यान दीजिएगा, देखेंगे साहब, where the gross total income of a domestic company in any previous year includes any income by the way of dividend, और ये डिविडेंड आपको कहां से मिल सकता है? any other domestic company, any foreign company और a business trust। ठीक बात है। तो आपकी जो भी आपको किसी भी और कंपनी या फिर किसी भी बिजनेस ट्रस्ट से जो भी आपको डिविडेंड मिलता है वो आपकी इनकम बन गया, दैट इज द पार्ट ऑफ योर इनकम। अच्छा, there shall be allowed in computing the total income of such domestic company a deduction of an amount equal to so much of the amount of dividend so received from such entities as it does not exceed the amount of dividend distributed by it on or before the due date। ठीक बात है। मेरी बात बेटे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो भी मुझे डिविडेंड मिलती है, जो भी मुझे डिविडेंड मिलता है, ये मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट है। जो भी मैं डिविडेंड किसी को पे करता हूं, इट इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, इसका मुझे टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक बात है। अच्छा, तो अगर लेट से आपको पता है साहब, एक टर्म होती है जो मतलब जिसको हम नाम देते हैं इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। तो इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए सेक्शन 80M को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपको डिविडेंड मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट में, आप किसी कंपनी के, आप किसी बिजनेस ट्रस्ट के शेयर होल्डर हैं, तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा और आप जिसको डिविडेंड पे करेंगे, तो आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप जिसे भी डिविडेंड पे करते हैं दैट इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, और आपको जो डिविडेंड मिला इट इज लायबल टू बी टैक्स। तो हमने कहा आपको जो डिविडेंड मिला और आप जितना डिविडेंड पे करते हैं, दोनों में से जो भी लोअर होगा आप उसका सेक्शन 80M में अपने ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इट वाज टू प्रमोट द इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। ठीक बात है। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, और आप मतलब डिविडेंड कब तक और लोगों को पे कर सकते हैं? ITR को फाइल करने के 1 महीने पहले तक। तो मेरे साथ साथ देख लें, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन वुड बी द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी या फिर बिजनेस ट्रस्ट, और द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डोमेस्टिक कंपनी अप टू द ड्यू डेट व्हिचएवर इज लोअर। और यहाँ पे ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ITR अंडर सेक्शन 139। चलें फिर आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साहब, लिक्विडेशन बायबैक के बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिक्विडेशन के बारे में। अभी हमने आपके साथ एक बात की थी साहब, सेक्शन 222C जो कहता है कि लिक्विडेशन के टाइम पे आपको जो भी एसेट वगैरह कंपनी से मिलता है, जो भी कैश वगैरह कंपनी से मिलता है, वो आपके हैंड में, मतलब शेयर होल्डर के हैंड में डिम्ड डिविडेंड बन जाएगा अंडर सेक्शन 222C
up to the extent of the accumulated profits of the company whether capitalized or not। बट हाँ, ये प्रोविजन प्रेफरेंस शेयर्स वालों के लिए अप्लाई नहीं करेगा अगर प्रेफरेंस शेयर्स फुल कैश वाले हैं, मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर्स बोनस वाले नहीं है तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, चलें फिर मेरे साथ साथ देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो फिर शेयर होल्डर है वो क्या करता है, शेयर होल्डर को इनके शेयर्स के बदले कंपनी जो है साहब ये कैश देती है या फिर एंड और अदर एसेट्स देती है। तो शेयर होल्डर के हैंड में से ट्रांसफर माना जाता है। शेयर होल्डर के हैंड में से क्या माना जाता है, ट्रांसफर माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको आप ट्रांसफर दो तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। इसको आप कंपनी के एंगल से भी कंसिडर कर सकते हैं, इसे आप ट्रांसफर कंपनी के एंगल से भी कंसिडर कर सकते हैं, और इसे आप शेयर होल्डर के एंगल से भी ट्रांसफर कंसिडर कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने शेयर्स वापस लिए और इसके बदले कैश या फिर अदर एसेट्स दिए, तो कंपनी के हैंड में आप कैपिटल गेन की लायबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, आप साहब कंपनी के हैंड में कैप गेन की लायबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स वापस किए और इसके बदले कंपनी से एसेट लिए, तो आप शेयर होल्डर के लिए भी आप कैपिटल गेन की लायबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। बट दोनों में से एक ही पर्सन के लिए आप कैपिटल गेन की लायबिलिटी कंसिडर करें, अदरवाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल टैक्सेशन। अच्छा, कंपनी के हैंड में कैपिटल गेन की लायबिलिटी कंसिडर नहीं करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है और आप कहां से कंपनी से कैपिटल गेन का टैक्स निकलवाओगे। सो इट इज बेटर कि कंपनी के लिए कैपिटल गेन की लायबिलिटी हटा दो, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन की लायबिलिटी किसके लिए कंसिडर करवाओ, शेयर होल्डर के लिए। तो फिर अगर शेयर होल्डर कंपनी के लिक्विडेशन में कोई भी एसेट वगैरह अगर कुछ भी रिसीव करे तो शेयर होल्डर के लिए हम इसे क्या मानेंगे, ट्रांसफर। ठीक बात है। और ट्रांसफर में फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, जो इसे कंपनी से कैश मिला प्लस जो इसे एसेट मिला उसकी एफएमवी, ये दोनों मिलकर ट्रांसफर बन गया, मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अच्छा, माइनस कर देंगे शेयर्स, तो शेयर्स के साथ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर इंडेक्सेशन आपको मिल रहा है तो फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लें बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर इंडेक्सेशन नहीं मिल रहा तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसको माइनस करने के बाद आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैप गेन। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा सर, एक बात बताओ, मैंने जो कंपनी में शेयर्स रखे हुए थे उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कंसीडर की जाएगी, जब आपने शेयर्स ऑब्टेन किए थे और जिस दिन कंपनी लिक्विडेशन में जाती है उस समय तक, जब कंपनी लिक्विडेशन में चली गई उसके बाद उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट नहीं होगी। ठीक बात। अच्छा, दूसरा, सर मुझे जो कंपनी से एसेट मिल रहा है लिक्विडेशन में, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके लिए फेयर मार्केट वैल्यू होगी जो कि आपने कैपिटल गेन के लिए कंसीडर की थी। और इसकी मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कंसीडर होगी, जब वो एसेट आपको मिलता है वहां से उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट कर लो। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये तो होता ही था लिक्विडेशन में जो हम कैपिटल गेन कंसीडर करते हैं वो हम शेयर होल्डर के हैंड में कंसीडर करते हैं, बात खत्म हो गई। तो फिर और हाँ, ये होता है एज पर सेक्शन 46। तो फिर ये सेक्शन 222C कहां से आ गया है, तो फिर ये सेक्शन 222C कहां से आ गया? जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था साहब, हमारे देश में हम कह सकते हैं क्रिएटिव लोग हैं जो कि टैक्स में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इन्होंने कहा कि हम कंपनी के लिक्विडेशन में शेयर होल्डर के हैंड में कैपिटल गेन तो अराइज कराएंगे ही कराएंगे, बट कैपिटल गेन अराइज कराने से पहले, हम कैपिटल गेन अराइज करवाने से पहले कुछ पोर्शन जो है वो हम डिम्ड डिविडेंड का कंसीडर करवा के उसे हम सेक्शन 222C में टैक्स करवा देते। ठीक बात है। और कितना पोर्शन आप डिम्ड डिविडेंड में कंसीडर करा रहे हो, जो भी आपको कैश या फिर अदर एसेट्स मिलता है कंपनी से टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट, तो वो आपका क्या बन गया, डिम्ड डिविडेंड। बट सर अगर आप उसे वहां पे टैक्स कर लोगे और उसे यहाँ पे टैक्स कर लोगे तो फिर आपका डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, तो हम जब हम सेक्शन 46 के लिए एफएमवी निकालेंगे तो यहाँ पे हम कैश और एफएमवी, मतलब जब हम सेक्शन 46 के लिए जब हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालेंगे तो यहाँ पे कैश भी लेंगे, एफएमवी ऑफ द एसेट भी लेंगे, बट इसमें से हम माइनस कर देंगे आपका वो टैक्स का पोर्शन, मतलब वो पोर्शन जो ऑलरेडी सेक्शन 222C में टैक्स हो गया। तो इसका मतलब जब आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 46 निकालोगे उसमें आप क्या क्या लोगे, कैश भी लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स भी ले लोगे, बट उसमें से माइनस कर दोगे 222C में जो पोर्शन ऑलरेडी आपका टैक्स हो गया है उसे आप माइनस कर देना, तो फिर आपका क्या बच जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और इसमें फिर आप अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगा देना। तो फिर चलिए फिर मेरे साथ साथ देख लें थोड़ा सा। अच्छा,
देखेंगे साहब कैप गेन कैसे कैलकुलेट होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड ऑन द लिक्विडेशन और लेस कर दें ड्यूम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C, तो ये बन गया फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैप गेन, और उसमें से माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और आपका बन जाएगा शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैप गेन। और हाँ, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैप गेन बनेगा, ये बनेगा साहब बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए आपका मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से काउंट होगा, ध्यान दीजिएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग वुड बी फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स टू द डेट कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, तो जिस दिन कंपनी मतलब लिक्विडेशन में जाती है उस समय तक। अच्छा, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे तो देख लें। अच्छा, क्वेश्चन है साहब, मिस्टर गोपाल परचेज 2000 शेयर्स ऑफ एबी ऑन 1/7/2001 फॉर 15,000, एबी गोज इनटू लिक्विडेशन ऑन 30/11/2024 एंड मिस्टर गोपाल रिसीव्स द फॉलोइंग फ्रॉम द लिक्विडेटर ऑन 2/2/25, कैश और मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 40,000 रुपए, एफएमवी 60,000 रुपए। तो साहब अब यहाँ पे मिस्टर गोपाल के लिए दो प्रकार के टैक्सेशन होंगे, 222C और सेक्शन 46। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 222C की। तो 222C के लिए हम जो मतलब कंसिडर करेंगे वो हम करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट इमीडिएटली बिफोर लिक्विडेशन। अच्छा, अगर आप देखेंगे साहब यहाँ पे तो ऑन 30/11/2024 द accumulated profits of AB was 1.5 लाख रुपए और मिस्टर गोपाल 20% शेयर्स ओन करते हैं, तो फिर अगर आप देखेंगे साहब तो 1.5 लाख रुपए और उसका 20%, तो इनको रिसीव कितना हुआ है सर, इन्हें कैश मिला है 25,000 और मशीन की बुक वैल्यू है 60,000, 85,000। और अगर आप 222C के लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पोर्शन देखेंगे तो वो 30,000, तो दोनों में से लोअर 30,000, तो जो 30,000 रुपीज है ये अदर सोर्सेस की तरह से टैक्स हो जाएगा इन द एंड्स ऑफ मिस्टर गोपाल IFOs, ठीक बात है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सेक्शन 46 के लिए। तो सेक्शन 46 के लिए साहब सबसे पहले तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालें। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जिसमें कैश है 25,000, एफएमवी ऑफ एसेट है 60,000 रुपए, और ऑलरेडी आपका 222C में 30,000 रुपए टैक्स हो गया, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है 55,000 रुपीज। और इस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से आप अपने एसेट जो शेयर्स हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दें, और अकॉर्डिंगली आपका क्या निकल जाएगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बायबैक ऑफ शेयर बहुत इंपॉर्टेंट साहब, बायबैक ऑफ शेयर्स ध्यान दीजिएगा, हमने आपके साथ एक प्रोविजन ऑलरेडी स्किप किया हुआ था जिसका नाम था 222F। अच्छा, अगर साहब बायबैक होता था अप टू, अगर बायबैक हुआ है अप टू 1/10/2000, मतलब बायबैक हुआ है अगर बिफोर 1/10/2024, और अगर बायबैक हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024 बाय डोमेस्टिक कंपनी, ध्यान दीजिएगा। अगेन बायबैक ऑफ शेयर्स में साहब जो मतलब कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है, मैं कंपनी के शेयर्स होल्ड करता हूं, मैं कंपनी के शेयर्स होल्ड करता हूं, कंपनी उन शेयर्स को मुझसे बायबैक कर लेती है, तो मेरे लिए उन शेयर्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और अगेन यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होता है एज स्टेटेड इन वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, ठीक बात है। अच्छा, पर अगर बायबैक ऑफ शेयर्स कर रही है कोई डोमेस्टिक कंपनी, ध्यान दीजिएगा, अगर बायबैक ऑफ शेयर्स कर रही है कोई डोमेस्टिक कंपनी, तो स्पेसिफिक प्रोविजंस लगा करते थे अप टू 30 सितंबर 2024, और वो स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या होते थे कि अगर डोमेस्टिक कंपनी कोई बायबैक करती है तो बायबैक का जो भी अमाउंट वो अपने शेयर होल्डर को देगी, वो पूरा अमाउंट शेयर होल्डर के हैंड में सेक्शन 1034A में एग्जम्प्ट हो जाएगा, और इस कंपनी को यहाँ पे एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, इस कंपनी को एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115QA एट द रेट ऑफ 20% प्लस 12% प्लस 4%, एट द रेट ऑफ 23.296%, और शेयर होल्डर के एंड में वो इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी, ठीक बात है। तो जब भी कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक करती है तो कंपनी को एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 115QA एट द रेट ऑफ 23.296% एंड द अमाउंट ऑफ बायबैक वुड बी एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। अच्छा सर, किस अमाउंट का इनकम टैक्स पे करना है, तो आपको जो टैक्स पे करना है वो आपको पे करना है 23.296% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, और इसके हम कह सकते हैं कि मतलब कैलकुलेशन के लिए रूल है जिसका नाम है रूल 40BB। अच्छा, तो ये सारी की सारी बातें थी साहब अगर बायबैक हो रहा है 30 सितंबर 2024 तक, ठीक है। अगर बायबैक हो रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024, तो अब क्या होगा, अगर बायबैक हो रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024, तो फिर
तो फिर कंपनी को कोई भी एडिशनल इनकम टैक्स पे नहीं करना। शेयर होल्डर्स के लिए वो जो बायबैक की इनकम है, अमाउंट है, वो 1034A में एग्जेम्प्ट नहीं होगा। और जो भी अमाउंट शेयर होल्डर को बायबैक के लिए मिल रहा है फ्रॉम द कंपनी, द ग्रॉस अमाउंट, वो पूरा का पूरा ग्रॉस अमाउंट शेयर होल्डर के लिए सेक्शन 222F में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट बन जाएगा एज ए डीम्ड डिविडेंड। तो मान लीजिए कि अगर मिस्टर ए ने किसी कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे हैं, 100 शेयर्स परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ ₹100 पर शेयर, और कंपनी लेट से 5 सालों के बाद इन शेयर्स का बाय बैक कर लेती है एट द रेट ऑफ ₹500 पर शेयर, एट द रेट ऑफ ₹500 पर शेयर, तो फिर मिस्टर ए को बायबैक के लिए पैसे कितने मिले सर? 500 रुपए इंटू 100, 50,000 रुपए। तो जो 50,000 रुपए मिस्टर ए को मिले हैं, ये मिस्टर ए के लिए क्या बन जाएगा? IFOS, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की इनकम अंडर सेक्शन 222F, अंडर सेक्शन 222F। पर सर अगर पूरा 50,000 रुपए अगर आप चार्ज कर दोगे, तो मैंने जो ये 100 शेयर 100 रुपए के खरीदे, तो फिर इसका जो परचेज प्राइस इसका क्या होगा? बिल्कुल सही बात। तो आपको जो भी ग्रॉस अमाउंट ऑफ बायबैक मिला वो तो आपका टैक्सेबल हो गया अंडर सेक्शन 222F। और 222F के टैक्सेबिलिटी के लिए हम आपको किसी भी तरीके का कोई भी डिडक्शन और कोई भी एक्सपेंडिचर भी अलाउड नहीं करेंगे। पर सर अगर मैंने इस कंपनी के शेयर्स में जो पैसा लगाया था, अगर मैंने लोन लेके लगाया था, तो क्या आप मुझे 20% ऑफ इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं करोगे? इसका जवाब है नहीं, कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा ठीक है सर, मैंने जो लोन लेके जो पैसा लगाया था उसकी इंटरेस्ट का छोड़ दो, बट साहब ये जो 100 रुपए का जो शेयर मैंने खरीदा था इसका क्या होगा? अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको अमाउंट मिलेगा ग्रॉस अमाउंट फॉर द बायबैक, वो तो आपका पूरा का पूरा सेक्शन 222F में टैक्स हो गया। अब सवाल है कि इस अमाउंट का क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ट्रीटमेंट? अच्छा, सेक्शन 46A के हिसाब से बायबैक में आपका कैप गेन निकलेगा। अच्छा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है बायबैक का? शेयर आपके बायबैक हुए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है सर? 100 शेयर कंपनी ने 500 रुपए के रेट पे खरीद लिए, 50,000 रुपए। 100 शेयर 500 रुपए पे खरीद लिए, 50,000। अच्छा, इस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आपको ऑलरेडी 222F में टैक्स कितना हो गया सर? पूरा 50,000। तो अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना बच गया? निल। इसमें से माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10,000 रुपीज, तो सर मेरा तो आ गया लॉस आ गया। ये शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म लॉस होगा, तो 10,000 रुपए का मेरा लॉस आ गया शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो जो 10,000 का आपका लॉस बन गया, आप इसे अपने अलग जो आपके जो और जो आपके पास जो कैप गेन की इनकम है, इस लॉस को इससे एडजस्ट कर लो, या इसे कैरी फॉरवर्ड करके 8 सालों तक आप इसे क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपको बायबैक में पैसे मिलेंगे वो ग्रॉस अमाउंट आपका टैक्स हो जाएगा अंडर सेक्शन 222F। और जो आपने बायबैक के लिए जो आपने शेयर्स परचेज किए थे, उन शेयर्स की वजह से हो सकता है कि आपका लॉस बन जाए, और जो भी आपके बाकी कैप गेन वगैरह होंगे उस लॉस को उस कैप गेन से एडजस्ट कर लो, या उस लॉस को फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर ईयर्स में जो कैप गेन आएगा उससे एडजस्ट कर लेना। आई होप आपको बात समझ आई। अच्छा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सर एक बात बताओ, फिर जो अगर बायबैक अगर 30 सितंबर 2024 तक हो रहा है तो क्या होगा? जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर बायबैक 30 सितंबर 2024 तक हो रहा है साहब, तो सेक्शन 115 QA के हिसाब से कंपनी को एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 20% प्लस 12% का सरचार्ज प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब इफेक्टिवली 23.296%। शेयर होल्डर के लिए वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, अंडर सेक्शन 1034A। अच्छा, और साथ में अगर कंपनी लेट से 14 डेज के अंदर अंदर वो पेमेंट नहीं करती, मतलब अच्छा, और ये अमाउंट आपको कब तक पे करना पड़ेगा? और अगर कंपनी अगर उस अमाउंट को टाइम से पे नहीं करती, तो कंपनी को 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115 QB। और अगर कंपनी इंटरेस्ट को पे नहीं करती, तो फिर कंपनी को एसोसिएट डिफॉल्ट की तरह से कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन बनता है साहब कि हम किस अमाउंट पे एडिशनल इनकम टैक्स पे करेंगे? रूल 40BB। डिफरेंस एक बहुत हम कह सकते हैं कि लंबा चौड़ा रूल है, पहले भी इस रूल के ऊपर कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। अब तो खैर बायबैक के ऊपर कंपनी को देने वाला टैक्स हट गया, इसलिए अब तो इस रूल का कोई रेलेवेंस नहीं है। सो नाउ दिस रूल इज इररेलेवेंट। तो आपसे भी अनुरोध है कि जो बच्चे इस रूल को, ऐसे भी ज्यादातर बच्चे कभी पढ़ते भी नहीं थे, बट अब आप रूल 40BB को पूरी तरीके से इग्नोर करें, इट इज इररेलेवेंट फॉर द एग्जाम्स। अच्छा, सेक्शन 46 हमने आपके साथ ऑलरेडी कवर कर लिया, तो जल्दी से थोड़ा सा एक बार फिर से एक बार देख लें बायबैक वाला।
और एक बार सेक्शन, एक बार मैं आपको ये भी दिखा दूं। देखेंगे साहब सेक्शन 222F भी एक बार देख लें। एनी पेमेंट ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 बाय अ कंपनी ऑन परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, चाहे वो शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो चाहे ना हो, फ्रॉम अ शेयर होल्डर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट शेल बी डीम्ड एज डिविडेंड इन दैट ऑफ शेयर होल्डर। तो जो ग्रॉस अमाउंट जो शेयर होल्डर को आपने पे किया वो आपका डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। अच्छा, सच डिविडेंड इनकम वुड बी टैक्स एट एप्लीकेबल टैक्स रेट, नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस वुड बी अवेलेबल फ्रॉम सच डिविडेंड इनकम। इसमें किसी भी तरीके का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आई होप डियर आपको बात समझ आई। हमने आपके साथ बायबैक और लिक्विडेशन दोनों देख लिया। नाउ इट इज अ टाइम फॉर द टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। तो फिर हम गिफ्ट के टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा साहब, इनकम टैक्स एक्ट में जो हम टैक्स जो आपकी जो इनकम को जो टैक्स करते हैं, दैट इज द इनकम ऑफ द रिकरिंग नेचर। बट अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, दैट इज नॉट इनकम ऑफ द रिकरिंग नेचर, इट इज द इनकम ऑफ द कैपिटल नेचर। बट चूंकि स्पेसिफिकली गिफ्ट को कवर करता है सेक्शन 56(2)(10), इसलिए हम गिफ्ट की इनकम को भी टैक्स करते हैं, इसलिए हम गिफ्ट की इनकम को भी टैक्स करते हैं। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा साहब, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56(2)(10), मतलब गिफ्ट की इनकम जो आपके टैक्स होगी वो आपके अदर सोर्सेज हेड में टैक्स होगी। और गिफ्ट किस किस फॉर्म में मिल सकता है? मनी के फॉर्म में मिल सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो गिफ्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ मनी। अच्छा, तो मेरे साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको गिफ्ट के प्रोविजंस को पढ़ाऊं। देखेंगे, द फॉलोइंग इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ द रिसिपिएंट। तो जो रिसिपिएंट होगा उस गिफ्ट का, उसके हैंड में कुछ ऐसी इनकम होगी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। क्या क्या चीजें कवर्ड है साहब? मनी कवर्ड है, मूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कवर्ड है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी की। Any sum of money without consideration, the aggregate value of which exceeds 50,000, the whole of the aggregate of such sum shall be chargeable under that income from other sources। तो अगर किसी भी पर्सन को कोई भी मनी किसी भी और पर्सन से मिलता है बिना किसी कंसिडरेशन के, अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो पूरा अमाउंट जो मिला है वो उसके अदर सोर्सेज हेड में अंडर सेक्शन 56(2)(10) वो जाके टैक्स हो जाएगा। तो अगर कोई भी पैसे मिलते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम एनी पर्सन, तो वो आपके हैंड में मतलब रिसिपेंट के हैंड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बन जाएगा अंडर सेक्शन 56(2)(10). सिर्फ एक बात बताओ, मेरे जन्मदिन पे मुझे मेरे दोस्तों से पैसे मिले, क्या वो टैक्स हो जाएगा? हाँ। मेरे जन्मदिन पे मुझे मेरे फैमिली मेंबर से पैसे मिले, क्या वो टैक्स होना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा साहब, कब कब गिफ्ट टैक्स नहीं होता। तो आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि कब कब गिफ्ट आपका टैक्स नहीं होता, मींस नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(10। मतलब ये हुआ कि कब कब गिफ्ट का अमाउंट टैक्स नहीं होता, कब कब उसका टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी इंडिविजुअल को कोई अगर किसी इंडिविजुअल को कोई गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट आपका हो सकता है मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर किसी इंडिविजुअल को मिलता है ये फ्रॉम एनी रिलेटिव, अपने किसी रिलेटिव से, या ऑन द मैरिज ओकेजन, या उस इंडिविजुअल के मैरिज के टाइम पे किसी से भी मिले, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे वो नॉन रिलेटिव हो। ध्यान दीजिएगा, अगर अपने रिलेटिव से मिलता है साहब, तो ये मैरिज फंक्शन में भी हो सकता है, अदर फंक्शन में भी हो सकता है। बट अगर आपके मैरिज का ओकेजन है, तो साहब वहां पे आपको जो गिफ्ट है वो आपको रिलेटिव से भी मिल सकता है, अदर पर्सन से भी मिल सकता है। ठीक बात। अच्छा, आपको अगर गिफ्ट मिलता है अंडर एनी विल और इनहेरिटेंस, तो फिर चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, या फिर मनी हो, वो सब कुछ आपके लिए एग्जेम्प्ट है। 56(2)(10) में उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं बनती। अच्छा, इन द कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ द डोनर, या फिर पेयर, जो पर्सन आपको गिफ्ट दे रहा है उसके डेथ के कंटेम्पलेशन में, तो अगेन इस पे आपको सेक्शन 56(2)(10) की टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती। और एक छोटी सी बात और देख लें जो अब इररिलेवेंट हो चुकी है, फॉर कोविड ट्रीटमेंट और रिसीव्ड बाय द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड। तो अगर कोविड ट्रीटमेंट के लिए अगर कुछ पैसे मिलते हैं तो उस पे भी 56(2)(10) अप्लाई नहीं होता। और लेट्स से जिस पर्सन की डेथ हो गई उसके फैमिली मेंबर को अगर कोई कंपनसेशन वगैरह मिलता है तो अगेन 56(2)(10) अप्लाई नहीं होता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, फ्रॉम एनी फंड या इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 1023C, या एनी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12A, 12A या फिर 12AB, तो अगर इन तीन लोगों से अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है, चाहे वो कैश में मिले, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी टैक्सेबल नहीं है, उस पर भी 56(2)(10) नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन किसी और पर्सन से कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं, तो साहब वो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के लिए भी 56(2)(10) नहीं लगेगा। तो बहुत ध्यान से, received by any fund or institution referred under section 1023C 4, 5, 6 या फिर 6। तो अगेन यहाँ पे भी साहब गिफ्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करते। अच्छा,
आगे बढ़ते हैं, और मतलब कब कब गिफ्ट के प्रोविजन अप्लाई नहीं करते। रिसीव्ड बाय अ ट्रस्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल वेयर द ट्रस्ट इज क्रिएटेड सोली फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। तो फिर मान लीजिए कि मिस्टर ने अपने सन के बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट क्रिएट किया और उस ट्रस्ट को इन्होंने अपनी इमेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। तो इस ट्रस्ट को क्रिएट किया गया है स्पेसिफिकली, या फिर हम कह सकते हैं सोली फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मिस्टर ए, इसलिए ट्रस्ट को भले प्रॉपर्टी मिल गई विदाउट कंसिडरेशन, ट्रस्ट के लिए 56(2)(10 अट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा, आगे आते हैं, तो फिर मेरे साथ साथ फिर से देखेंगे गिफ्ट के प्रोविजंस। तो हमने कहा गिफ्ट आपको मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ इमेबल प्रॉपर्टी और इन द फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मनी को टैक्स करने के लिए जरूरी है कि जो अग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी मतलब रिसीव्ड फ्रॉम ऑल पर्संस इन द फाइनेंशियल ईयर अप टू 50,000, ओके 50,000 से ज्यादा पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल है IFOS के हैंड में। पर हाँ, अगर मनी इन लोगों से मिल रहा है तो फिर अगेन वो टैक्सेबल नहीं है, वो किसी रिलेटिव से मिले, ओकेजन ऑफ मतलब मैरिज में मिले, या विल, या फिर इनहेरिटेंस में मिले, इन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिले, या फिर अगर कोविड के उपचार के लिए मिले फॉर द कोविड ट्रीटमेंट, या फिर अगर किसी लोकल अथॉरिटी से मिले, किसी सेक्शन 1023C में फंड या इंस्टीट्यूशन से मिले, या किसी ऐसे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से मिले जो कि 12A या फिर 12AA या फिर AB वगैरह में रजिस्टर्ड है, इन लोगों से अगर कोई मनी मिलता है वो आपका एग्जेम्प्ट है, वो आपका टैक्सेबल नहीं। अच्छा, आगे आते हैं इम्यूएबल प्रॉपर्टी, और इसके लिए अलग अलग प्रॉपर्टी को हम अलग अलग कंसिडर करेंगे। मनी को हम पूरे साल के लिए एग्रीगेट बेसिस पे देखेंगे, इम्यूएबल प्रॉपर्टी को हम ईच प्रॉपर्टी सेपरेटली देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए मिस्टर ए को किसी ने कोई इम्यूएबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन दे दी, मतलब गिफ्ट के फॉर्म में दे दी, तो अगर उस इम्यूएबल प्रॉपर्टी की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो वो पूरा 50,000 मतलब तो वो पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मिस्टर ए के लिए IFOS की तरफ से टैक्स हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरफ से टैक्स हो जाएगी। तो मेरे साथ साथ देखेंगे एनी इम्यूएबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, the stamp duty of which exceeds rupees 50,000, the stamp duty value of such property shall be chargeable to tax under the head income from other sources। तो अगर 50,000 से ज्यादा अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो पूरी की पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके हैंड में लायबल टू टैक्स हो जाएगी अंडर सेक्शन 56(2)(10। अच्छा सर, एक बात बताओ, अगर आप इसको विदाउट कंसिडरेशन टैक्स करते हो तो हम एक काम करते हैं, हम आपको 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 रुपए में सेल कर देते हैं। अगर हम 5 रुपए आपसे चार्ज कर लेते हैं तो ये विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, तब तो फिर आप इस पे हमें गिफ्ट की तरह से क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि गिफ्ट का एक जनरल सा मतलब होता है विच इज होली विदाउट कंसिडरेशन, जो पूरी तरीके से बिना कंसिडरेशन के। तो फिर लोग क्या कर सकते थे, लोग विदाउट कंसिडरेशन से बचने के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत वहां पे हो सकता है कि मतलब कंसिडरेशन लगा देते। तो हमने कहा ठीक है साहब, अगर आपको कोई इम्यूएबल प्रॉपर्टी मिलती है विदाउट कंसिडरेशन, हमने उसे तो कंसिडर कर लिया, अगर आपको कोई इम्यूएबल प्रॉपर्टी मिलती है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन? ध्यान दीजिएगा, आपको पता है साहब, हमारे भारत देश में जितनी भी इम्यूएबल प्रॉपर्टीज हैं आज के समय में, ऑलमोस्ट हर एक हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जिसको आप कहते हैं जिसको आप कहते हैं क्या, सर्कल रेट, वो अवेलेबल है। ठीक बात है, जितनी भी हमारे देश में प्रॉपर्टीज हैं ऑलमोस्ट हर एक प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वगैरह अवेलेबल है। अच्छा, अब लेट से कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल की मतलब गिफ्ट नहीं दी, मतलब पैसे लिए इसके बदले। मिस्टर ए इज द सेलर, मिस्टर बी इज द बायर। प्रॉपर्टी जो है साहब, इसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो है लेट से 100 लाख रुपीस, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो सेल की है वो की है लेट से 10 लाख रुपीस। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कितने की सेल की? 10 लाख रुपीस। अब यहाँ पे मिस्टर ए ने चूंकि 10 लाख रुपए चार्ज किए, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, बट क्या आप ये कह सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन? इसके लिए कंडीशन क्या है? अच्छा, कंसिडरेशन कम से कम कितना होना चाहिए था? 100 लाख रुपीस। आपने कितना चार्ज किया? सिर्फ 10 लाख रुपए। तो यहां पे हमें लगता है कि जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है वो कितना है साहब? 90 लाख रुपीस। यहां पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कितना है? 90 लाख रुपीस। अच्छा, तो क्या मुझे 90 लाख रुपीस बायर के हैंड में टैक्स कर देना चाहिए? इसका जवाब है हाँ, इसका जवाब है हाँ। अगर हम इस सिचुएशन को चेंज करते हैं, हमने कहा प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो है 100 लाख रुपीस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है इसकी 100 लाख रुपीस, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इसको सेल किया है 99 लाख रुपीस में। तो आप यहां पे भी क्या बोलोगे कि क्या ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है? सर 100 की प्रॉपर्टी 99 में सेल की तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ही है।
बट यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए। तो क्या मुझे 1 लाख रुपए बायर के हैंड में टैक्स कर देने चाहिए? बट सर ये तो 1 लाख रुपए तो बहुत कम है, और 1 लाख का वेरिएशन तो क्या पता हो जाए, बट यहाँ पे 90 लाख तो बहुत ज्यादा है, और हो सकता है 90 लाख का वेरिएशन ना हो। तो इसका मतलब कोई ना कोई हमें लिमिट वगैरह तो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। अगर उस लिमिट से ज्यादा अमाउंट होगा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का, तो ही हम टैक्स करेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फिर मेरे साथ साथ देखिए। अच्छा, अगर कोई प्रॉपर्टी आपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में अक्वायर की, तो उस केस में क्या होगा, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज एक्सीड्स सच कंसिडरेशन इफ द अमाउंट ऑफ सच एक्सेस इज मोर देन हायर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 50,000 या 10% ऑफ द कंसिडरेशन। मतलब क्या हुआ, पहले वाले केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 100 लाख रुपीस, कंसिडरेशन कितना है, 10 लाख रुपए, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कितना है, 90 लाख रुपीस। मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल प्राइस से कितनी ज्यादा है, 90 लाख रुपीस। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेस कंसिडरेशन कितना होना चाहिए, रुपीस 90 लाख। अच्छा, हम यहाँ पे टैक्स तभी करेंगे जब ये एक्सेस कंसिडरेशन रुपीस 50,000 या 10% ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कितना है यहाँ पे, 1 लाख रुपए। अच्छा, तो 50,000 या 1 लाख दोनों का हायर क्या है, 1 लाख। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा, सर यहाँ पे एक्सेस कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है, 90 लाख रुपीस, और हायर के लिए लिमिट कितनी है, 1 लाख, क्योंकि 90 लाख इज हायर देन रुपीस 1 लाख, इसलिए हम पूरा का पूरा 90 लाख रुपीस टैक्स कर देंगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक बात। अच्छा, सेकंड केस में अब मुझे बताएंगे, सेकंड केस में साहब एक्सेस कंसिडरेशन कितना है, 1 लाख रुपए। तो क्या मैं 1 लाख रुपए को टैक्स करूंगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या 1 लाख रुपए हायर ऑफ द फॉलोइंग है, क्या 1 लाख रुपए हायर ऑफ द फॉलोइंग है, क्या क्या, रुपीस 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन मतलब 9,90,000 रुपीस। तो इन दोनों का हायर कितना है, 9,90,000 रुपीस। तो क्या 1 लाख रुपए 9,90,000 से ज्यादा है, नहीं सर, 1 लाख रुपए 9,90,000 से कम है। इसका मतलब इट इज विद इन द व्हाट, टॉलरेंस लिमिट, इसलिए 1 लाख रुपए यहाँ पे टैक्स नहीं होगा। बायर के लिए किसी भी तरीके का कोई भी 56(2)(10) में टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। अच्छा सर, एक बात बताओ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो बदलती रहती है, तो आप किस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लोगे? आपका कहना बिल्कुल सही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बदलती रहती है। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन में यूजुअली एक होता है डेट ऑफ अग्रीमेंट, और एक होता है डेट ऑफ ट्रांसफर या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोल रहे। अच्छा, तो डेट ऑफ अग्रीमेंट यूजुअली पहले होता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाद में होता है। पहले आप अग्रीमेंट करते हो प्रॉपर्टी के लिए, इसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। तो हम आपसे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो अग्रीमेंट वाले दिन का ले लेंगे। ऑल्दो ट्रांसफर हो सकता है रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ, और चूंकि रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ है तो बाद में हो सकता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ गई हो, बट हम आपसे पहले वाले का, मतलब हम आपसे रजिस्ट्रेशन नहीं, जिस दिन अग्रीमेंट हुआ था हम इस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे, मतलब द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। बट इसके लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जेन्युइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो आप प्रूफ कैसे करोगे? अगर बायर ने सेलर को कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, फिर से अगर बायर ने सेलर को कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन पे कर दिया बाय द मोड बीइंग अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, बैंक से थ्रू बैंकिंग मतलब ट्रांजेक्शन और थ्रू एनी अदर स्पेसिफाइड मोड, दी कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, तो अगर आपने पे कर दिया है ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ अग्रीमेंट वाली कंसिडर कर लेंगे। तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे साहब। अच्छा, where the date of agreement fixing the amount of consideration for the transfer of immutable property and date of registration are not same, stamp duty value on the date of agreement may be taken if the amount of such consideration or part thereof has been paid by the way of account pay check, account pay draft, use of electronic clearing system or through other prescribed modes on or before the date of agreement for transfer of such property। और other prescribed modes क्या क्या है साहब? अच्छा, अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड्स आपको पता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम आधार। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने आपके साथ कैश भी देख लिया, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी भी देख लिया, बात कर लेते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो ध्यान दीजिएगा डियर, तो आपने कैश में देखा था एग्रीगेट बेसिस, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपने देखा था इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बेसिस, बट जो अदर देन मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा वो एग्रीगेट बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रॉपर्टी? ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी?
अच्छा, कैश हम सबको पता है, कैश इज कैश, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी? तो इम्यूएबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है, ध्यान दीजिए। Section 56(2)(10) will apply in the hands of the recipient or buyer if the property received is capital asset for the buyer या फिर receiver। तो साहब 56(2)(10) बायर या फिर रिसीवर के लिए तभी अप्लाई करेगा जब जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो बायर या फिर रेसिपिएंट के लिए कैपिटल एसेट। तो जो प्रॉपर्टी बायर या फिर रेसिपिएंट ने रिसीव की है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में परचेज की है, अगर वो बायर या फिर रेसिपिएंट के लिए कैपिटल एसेट की तरह से कॉन्स्टिट्यूट करता है, ओनली देन 56(2)(10) विल अप्लाई, अदरवाइज 56(2)(10) अप्लाई नहीं करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर ए ने कोई फ्लैट मिस्टर बी को सेल किया और मिस्टर बी का जो बिजनेस फ्लैट को सेल करना परचेज करना नहीं है, तो मिस्टर ए ने बी को जो फ्लैट सेल किया, बी के लिए ये फ्लैट क्या है, कैपिटल एसेट है या फिर स्टॉक इन ट्रेड है? सर कैपिटल एसेट। मिस्टर ए जो कि फ्लैट में डील करते हैं, मिस्टर बी भी फ्लैट में डील करते हैं, और मिस्टर ए ने बी को फ्लैट सेल किया जो मिस्टर बी के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब मिस्टर बी ने जो ए से फ्लैट परचेज किया ये मिस्टर बी के लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। तो इस केस में क्या मिस्टर बी के लिए 56(2)(10) अप्लाई करेगा, रेसिपिएंट के लिए 56(2)(10) अप्लाई करेगा, इवन दो दी कंसिडरेशन में भी इनएडिक्वेट? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कैपिटल एसेट ही होना चाहिए फॉर द बायर या फिर रेसिपिएंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक बात है। अच्छा, तो एक बात तो समझ आएगी कि प्रॉपर्टी शैल बी कैपिटल एसेट इन द हैंड्स ऑफ द बायर और द रेसिपिएंट। बट सर प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी में साहब क्या क्या चीजें आएंगी, तो इम्यूएबल प्रॉपर्टी तो आएंगी जैसे लैंड, बिल्डिंग या फिर बोथ। इसके अलावा शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज, ज्वेलरी या फिर बुलियन, ड्राइंग, पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट या फिर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट। याद करें आपने मीनिंग देखा था साहब, मीनिंग ऑफ द टर्म कैपिटल एसेट, वहां भी यही कुछ होता था। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज बन गई। हाँ, वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है साहब वो सेक्शन 214 में डिफाइंड नहीं था, बट यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल एसेट भी इंक्लूडेड है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज की तरह से कंसिडर की जाए। ठीक बात है। अच्छा, तो हमने मूवेबल प्रॉपर्टी हमने मनी देख लिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी देख लिया। नाउ इज द टाइम फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, तो लेट्स से कि आपको आपके फ्रेंड ने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, लेट्स से आपको कोई गोल्ड चेन गिफ्ट कर दी है। सर हमारे फ्रेंड ऐसे है ही नहीं, एग्जांपल के फॉर्म में, क्योंकि गोल्ड चेन आपके लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, इट इज व्हाट दी कैपिटल एसेट फॉर यू। अच्छा, और आपको फ्री में दे दिया, तो अगर उस गोल्ड चेन की फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो पूरी फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट है अंडर सेक्शन 56(2)(10। ठीक बात है। अच्छा, any property other than immutable property without consideration the aggregate fair market value of which exceeds 50,000, the whole of the aggregate fair market value of such property for a consideration which is less than the fair market value। अब मान लीजिए कि आपका जो फ्रेंड है आपको वो गोल्ड चेन देता है बट विदाउट कंसिडरेशन नहीं देना चाहता। मान लीजिए गोल्ड चेन 1 लाख रुपए का है, वो आपको वो चेन 5 रुपए में दे देता है ताकि विदाउट कंसिडरेशन हट जाए। अच्छा, तो इसका मतलब फेयर मार्केट वैल्यू से कंसिडरेशन कम है। तो अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कंसिडरेशन 50,000 से ज्यादा से कम है तो फिर अगेन वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, फॉर अ कंसिडरेशन व्हिच इज लेस देन द एग्रीगेट एफएमवी ऑफ द प्रॉपर्टी बाय एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000, द एग्रीगेट एफएमवी ऑफ द प्रॉपर्टी एज एक्सीड सच कंसिडरेशन। तो अगर 50,000, तो अगर मान लीजिए जो एग्रीगेट एफएमवी ऑफ द प्रॉपर्टीज आपको मिली है और जो एक्चुअल कंसिडरेशन आपने पे किया इसमें 50,000 से ज्यादा का अंतर है, तो फिर वो पूरा का पूरा जो एफएमवी ऑफ द प्रॉपर्टीज है वो आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट बन जाएगा। अच्छा, हमने आपके साथ ऑलरेडी देख लिया था साहब नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 56(2)(10। अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टी का मीनिंग भी हमने आपके साथ देख लिया। प्रॉपर्टी क्या होता है, अ कैपिटल एसेट ऑफ द सोसाइटी मीनिंग इम्यूएबल प्रॉपर्टी, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट। अच्छा, बट सर एक बात बताओ, अगर मैंने कोई मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी या इम्यूएबल प्रॉपर्टी अपनी किसी मतलब रिलेटिव से रिसीव की तो फिर वो आपका 56(2)(10) के लिए टैक्सेबल नहीं है, उस पर टैक्स नहीं बनेगा। बट सर एक बात बताओ, हु इज इंक्लूडेड इन द टर्म रिलेटिव? रिलेटिव साहब आपको पता है कॉमन ही होता है। देखेंगे इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और द sister of the individual, brother or sister of the spouse of the individual, brother or sister of either of the parents of the individual, any lineal ascendant या फिर lineal descendant of the individual, या फिर spouse of the individual, या फिर spouse of the persons mentioned above। तो ये सारे आपके मतलब बन गए रिलेटिव। और एचयूएफ के केस में एनी फैमिली मेंबर जो होगा वो एचयूएफ का रिलेटिव होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके साथ क्वेश्चंस को जरूर से प्रैक्टिस करें। एक छोटा सा केस देख लें।
अगर किसी कंपनी ने कोई बोनस शेयर होल्डर्स को, अपने इक्विटी शेयर होल्डर को इशू किया है, तो क्या उसे 56(2)(10) में टैक्स कर सकते हैं? डियर मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी हमने आपके साथ थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स तो इसे डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो इसे डीम्ड डिविडेंड माना जाता है 222B में। अच्छा, अब सवाल बनता है कि अगर कंपनी लेट से बोनस शेयर इशू करती है तो क्या वो शेयर होल्डर के हैंड में गिफ्ट की तरह से कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, और क्या शेयर होल्डर के लिए 56(2)(10) अट्रैक्ट हो सकता है? क्योंकि ये जो बोनस शेयर मिल रहा है ये आपको विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है, ये जो बोनस शेयर मिल रहा है आपको विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है। अच्छा, मैटर बढ़ते बढ़ते पहुंच गया साहब कहां? कर्नाटका हाईकोर्ट में, जहां पे कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा एक बात बताओ, जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो क्या कंपनी कोई एसेट वगैरह रिलीज कर रही है टू द शेयर होल्डर? इसका जवाब है नहीं, कंपनी इज नॉट रिलीजिंग एनी एसेट। और बोनस शेयर के बाद होता क्या है? जैसे आपने बोनस शेयर इशू किया, बहुत ध्यान से चले, छोटी सी बात कर ही लेते हैं, टाइम पास कर ही लेते हैं। लेट्स से कंपनी के पास जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है, जो कंपनी के पास बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स हैं वो लेट्स से 1000 करोड़, वो लेट्स से 1000 करोड़। अच्छा, और कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हुए हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स जो इशू किए हुए हैं, ये है लेट्स से 10 करोड़। तो हर एक शेयर की जो एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू आती है, बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर क्या है? वो है 100 रुपीज। अच्छा, लेट्स से कि मिस्टर ए है साहब, मिस्टर ए हैं, इनके पास 1 लाख रुपए थे, इन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। तो अगर आप बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लें तो शेयर का जो मार्केट प्राइस होता है वो उसका बुक वैल्यू ऑफ शेयर होता है। अच्छा, तो मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए में कंपनी के शेयर्स परचेज किए और इसके बदले इनको कंपनी के 1000 शेयर्स मिल गए। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, कंपनी ने क्या किया? 1:1 का बोनस इशू कर दिया। तो अगर कंपनी 1:1 का बोनस इशू करती है तो क्या बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स में कोई चेंज हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स अभी भी कितने रहेंगे? 1000 करोड़। और अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 20 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 20 करोड़। बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी हो गए? 50 रुपए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मिस्टर ए की। बोनस इशू होने से पहले, बिफोर बोनस, मिस्टर ए के पास शेयर्स कितने थे? 1000। हर एक शेयर की बुक वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। इनके पास जो शेयर्स थे उसकी वर्थ कितनी थी? 1 लाख रुपए। क्या मेरी बात समझ पाए? बोनस इशू होने के बाद, आफ्टर बोनस, इनके पास शेयर्स कितने हैं सर? ओरिजिनल शेयर्स हैं 1000 और मेरे पास बोनस शेयर्स हैं 1000। ओरिजिनल शेयर्स तो जो 1000 हैं, अब इसकी बुक वैल्यू कितनी बची? 50 रुपए, मतलब 50,000 रुपए। और बोनस जो शेयर्स इसकी भी बुक वैल्यू 50 रुपए, मतलब 50,000 रुपए। अब मेरे पास आफ्टर बोनस में मेरे पास जो शेयर्स हैं इसकी वर्थ कितनी है? 1 लाख रुपए। तो ध्यान दीजिएगा साहब, बोनस अगर इशू हो भी गया तो भी मिस्टर ए के पास जो शेयर्स हैं उसकी वर्थ तो पहले भी 1 लाख थी, अभी उसकी वर्थ 1 लाख रुपए ही है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो सब क्या सही में मिस्टर ए को कोई बेनिफिट हुआ? इसका जवाब है नहीं। यही बात साहब हाई कोर्ट ने कही, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे, द इशू ऑफ बोनस शेयर्स बाय कैपिटलाइजिंग बाय द capitalization of reserve is merely a reallocation of the company's funds from the reserves and surplus to the share capital account। आप क्या करते हैं? अपने P&L अकाउंट से रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा निकालते हैं और शेयर कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। There is no addition or alteration of the total funds of the company. On the other hand, when the shareholder gets bonus shares, the value of the original shares held by him goes down and the combined market value as well as the intrinsic value of the two shares put together will be same or nearly the same as the value of original shares before the issue of bonus shares. Hence, the provisions of 56(2)(10) would not be attracted in the hands of recipient shareholder on the receipt of bonus shares. I hope आपको बात समझी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आगे क्या बढ़ना हो गया सब कुछ। तो फिर साहब आई होप आपको बात समझ आई। अच्छे से कम 2-3 बार रिवीजन वीडियोस को देखें और अच्छे से रिवाइज करें। सबको बाय बाय।